हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीएस प्लेटफॉर्म। आई एम विनय राजपूत। आज आपसे बायोलॉजी में गोल्जी बॉडी पे बात करूंगा मैं। गोल्जी बॉडी जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल में से एक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है। इसकी फंक्शन बहुत ही ज़्यादा है बॉडी के अंदर और बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। उसमें मैं बात करूंगा आपसे जो मेन फंक्शन है आपको जानना चाहिए। और उससे पहले मैंने आपको राइबोसोम पढ़ाया लास्ट क्लास में। राइबोसोम एक प्रोटीन फैक्ट्री है सेल की। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है जो कि प्रोटीन निर्माण में रोल निभाती है। और उसकी बात अगर करें तो राइबोसोम किस चीज से बना हुआ है, मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम आरएनए प्लस प्रोटीन से बना हुआ है। लेकिन आरएनए जो है, राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है, वो राइबोसोमल आरएनए है। आरएनए एक्चुअली आरएनए तीन प्रकार के होते हैं: मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। एमआरएनए के नाम से जानते हो, राइबोसोमल आरएनए के नाम से जानते हो, और ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए के नाम से जानते हो। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए मतलब आरआरएनए। तो आरआरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर राइबोसोम बनती है, ये मैंने आपको बताया था। और राइबोसोम अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S होती है और यूकैरियोटिक कोशिका में 80S होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 70S 80S दोनों में दो सब यूनिट है, मैंने बताया था। यहाँ पे 40S 50S, यहाँ पे 50S सब यूनिट है और यहाँ पे 30S लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट। यहाँ पे और 80S में क्या है, 60S है और 40S है। ठीक है, इस लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, दो सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है। एस मतलब क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। ठीक है, मेन चीज ये है कि अगर मैं बात करूं दो सब यूनिट की बात करूं, ठीक है, दो सब यूनिट की बात करूं तो दो सब यूनिट क्या है कि ये आपको ऐसा दिखाया जाता है कि ये जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये हमेशा जुड़े नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये दोनों जुड़े हुए हैं। जब प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होती है तो ये पास पास आते हैं और फिर जाके जुड़ते हैं। अदरवाइज ये अलग अलग रहते हैं, दोनों सब यूनिट अलग अलग रहते हैं। ठीक है, जब प्रोटीन बनाना होता है तो पास पास आएंगे और जुड़ेंगे। लेकिन जुड़ने के लिए यहाँ पे बाईवैलेंट आयन की जरूरत पड़ती है, मैग्नीशियम आयन जिसे बोलते हैं, इसकी जरूरत होगी। इसकी ही कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर होनी चाहिए जिस कंसंट्रेशन पे ये दोनों राइबोसोम की सब यूनिट आके पास पास में आएंगे और जुड़ेंगे। जब जुड़ेंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस की काम स्टार्ट होगी। उस दौरान क्या होता है कि जब ये जुड़ते हैं तो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों जुड़ते हैं तो क्या होता है कि एक टनल का निर्माण होता है। एक टनल, एक सुरंग की निर्माण हो जाती है। उस सुरंग में राइबोसोम में देखोगे तो एमआरएनए आके यहाँ पे घुस जाता है और एमआरएनए यहाँ पे प्रोटेक्ट हो जाता है। कैसे प्रोटेक्ट हो जाता है, देखो नॉर्मली मैंने बताया कि ये दोनों सब यूनिट अलग अलग होते हैं, लेकिन जब प्रोटीन बनानी होती है तो ये पास पास आते हैं और जुड़ते हैं। लेकिन उसके लिए मैग्नीशियम होना जरूरी है, इसी की सहायता से जुड़ेंगे। ये नहीं होगा तो ये नहीं जुड़ पाएंगे। ठीक है, ये आपको बेसिक जानना है। अब एमआरएनए की प्रोटेक्शन कैसे करता है, देखिए सेल के अंदर न्यूक्लियस एंजाइम होती है। न्यूक्लियस एंजाइम जो कि एमआरएनए को और आरएनए को काट देती है, डाइजेस्ट कर देती है, उसकी तहस नहस कर देती है। एमआरएनए के अंदर मैसेंजर आरएनए उसका नाम है, उसके अंदर कुछ मैसेज है। किसकी मैसेज है, वो डीएनए के अंदर की मैसेज है। डीएनए सेल के न्यूक्लियस में रहता है। डीएनए बोलता है मैं बॉस हूं, मैं बाहर नहीं निकलूंगा सेल के न्यूक्लियस से, जो भी मेरे अंदर इंफॉर्मेशन है वो लेके जाओ। ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन एमआरएनए को मिलती है थ्रू ट्रांसक्रिप्शन, और वो आरएनए एमआरएनए को जो मिलती है डीएनए से इंफॉर्मेशन, वो एमआरएनए के पास सारी इंफॉर्मेशन है डीएनए वाली। जो डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है क्या प्रोटीन बनवाना है, किस प्रोटीन को बनाना है, वो एमआरएनए के अंदर इंफॉर्मेशन आ चुकी है डीएनए से। ठीक है, डीएनए की इंफॉर्मेशन एमआरएनए को मिल गई। अब एमआरएनए के पास इंफॉर्मेशन है, अगर ये सेल में घूमा, सिर्फ छुट्टा घूमा ये, तो न्यूक्लियस एंजाइम इसको काट देंगे। तो इसको एक चाहिए जगह जहां ये घुस जाए, जहां रहे। और जब प्रोटीन सिंथेसिस होना होता है तो दोनों सब यूनिट पास पास आ भी जाती हैं और टनल बन जाता है। बस उस टनल में ये घुस जाएगा, एमआरएनए घुस जाएगा, उसके अंदर रहने लगेगा मतलब कि अब न्यूक्लियस एंजाइम से बच गया। अब न्यूक्लियस एंजाइम इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक तरीके से राइबोसोम एमआरएनए को प्रोटेक्ट कर रहा है। कब कर रहा है, कब प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको ध्यान रखना है। कब प्रोटेक्ट कर रहा है एमआरएनए को, कब प्रोटेक्ट कर रहा है, जब राइबोसोम की बात करें, यह संरक्षण तब करता है, प्रोटेक्शन की कार्य करता है, क्योंकि यह न्यूक्लियस एंजाइम के प्रभाव से उस समय एमआरएनए को बचाता है, उस समय एमआरएनए की रक्षा करता है जब राइबोसोम में दोनों उप इकाइयां, राइबोसोम के दोनों उप इकाइयों के बीच यह प्रोटीन संश्लेषण हेतु उपस्थित होता है। जब प्रोटीन संश्लेषण हेतु दोनों राइबोसोम के बीच में अगर बात करोगे, टनल में जब उपस्थित होगा, उस समय जब प्रोटीन संश्लेषण होना है उस समय यह रक्षा करेगा।
जब प्रोटीन संश्लेषण होना है तभी तो ये पास आएंगे ना राइबोसोम के दोनों सब यूनिट, और तब टनल बनेगी तभी तो घुस पाएगा एमआरएनए। नहीं प्रोटीन बनाना है तो फिर ये दूर दूर रहते हैं, है ना, डिसोसिएट हो जाते हैं राइबोसोम के दोनों सब यूनिट। उस समय रक्षा करता है जब प्रोटीन संश्लेषण हेतु एमआरएनए राइबोसोम के टनल में उपस्थित होता है, तो न्यूक्लियस एंजाइम से एमआरएनए की सहायता रक्षा करता है, प्रोटेक्शन करता है, नहीं तो ये डाइजेस्ट हो जाएगा एमआरएनए न्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से, और जो भी इंफॉर्मेशन थी प्रोटीन बनाने की वो खत्म हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है एमआरएनए के बारे में। अब बताऊं, एक और राइबोसोम होता है 55S नाम का राइबोसोम, 55S नाम का राइबोसोम। ये 55S नाम का राइबोसोम क्या है? आपने ATS देखा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, ये देखा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। 55S राइबोसोम क्या है? 55S राइबोसोम एक ऐसा राइबोसोम है जो किसी कोशिकांग में मिलता है, किसी ऑर्गेनल के अंदर है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम होता है, यस मैं मानता हूं होता है, लेकिन 55S राइबोसोम भी होता है। ये इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं कि सेलुलर राइबोसोम, सेल के अंदर का राइबोसोम, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं सेलुलर नहीं, इसको बोलते हैं ऑर्गेनल राइबोसोम। किसी कोशिका के कोशिकांग के अंदर प्रेजेंट है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए इसको ऑर्गेनल राइबोसोम भी बोला जाता है 55S। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 55S का नाम आपको भूलना नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, इतना ध्यान हो गया, ठीक है। एमआरएनए, अब एक होता है आरआरएनए, एक होता है टीआरएनए। तो आरआरएनए तो राइबोसोम के फॉर्मेशन में ही लगा हुआ है, आरआरएनए से मिलकर राइबोसोम बने हुए हैं, आरआरएनए से मिलकर। टीआरएनए लेवर की तरह है, प्रोटीन बनाना है तो टीआरएनए एमिनो एसिड को लेके आएगा लेवर की तरह, और उसके बाद मैसेंजर आरएनए के पास इंफॉर्मेशन है कि क्या प्रोटीन बनानी है। और राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम के अंदर खुद है, क्योंकि राइबोसोम का निर्माण आरआरएनए प्लस प्रोटीन से होता है, ठीक है, इसीलिए उसको राइबोसोम बोलते हैं, बिकॉज उसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड इन्वॉल्व है, वो भी कैसा वाला, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं गोल्जी बॉडी पे, ठीक है। और कहीं ना कहीं राइबोसोम एक तरीके से टेम्पलेट की तरह काम करता है, प्लेटफॉर्म देता है। किसको? प्लेटफॉर्म की तरह राइबोसोम काम करता है। कैसे काम करता है? प्लेटफॉर्म की तरह बात करें तो ये प्लेटफॉर्म की तरह कार्य करता है, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण के समय आवश्यक जो भी रॉ मटेरियल है, प्रोटीन संश्लेषण जब करना है, सिंथेसिस करनी है, तो जो भी आवश्यक रॉ मटेरियल है उसको इकट्ठा करवाता है राइबोसोम, इसलिए एक तरीके से टेम्पलेट की तरह काम करता है, ये आपको ध्यान रखना है, प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, ठीक है। अब आते हैं गोल्जी बॉडी, इसके बाद लाइसोसोम पढ़ेंगे, सेंट्रोसोम बचा है, न्यूक्लियस बचा है, ये कंप्लीट हो जाएगा। सेल डिवीजन की थोड़ी बात करेंगे जितनी रिक्वायर्ड है, उसके बाद हम लोग डाइजेशन में एंट्री करेंगे, डाइजेशन स्टार्ट करेंगे, फिजियोलॉजी, और हम पहले से ही आपको न्यूट्रिशन पढ़ा रहे हैं, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट पढ़ा चुके हैं, न्यूक्लिक एसिड अभी स्टार्ट होने वाली है जिसमें आप पढ़ोगे न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए, न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, फॉस्फोरिक एसिड क्या है, सुगर फॉस्फेट बॉन्ड क्या है, नाइट्रोजनस बेस क्या है, एडेनिन क्या है, गुआनिन क्या है, साइटोसिन क्या है, थाइमिन क्या है, यूरेसिल क्या है, किस चीज से डीएनए बनता है, किस चीज से आरएनए बनता है, जीन क्या है, एक्चुअली जीन क्या होते हैं, इन चीजों की बात हम लोग करेंगे, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी की बात करें, गोल्जी बॉडी जो ऐसी एक ऑर्गेनल है जो अलग अलग नामों से भी जानी जाती है। कोशिका के अंदर बहुत सारे ऐसे सेल ऑर्गेनल है जो कि अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, निक नेम है, जैसे बोलते हैं ना किसी व्यक्ति का एक नाम है लेकिन एक प्यार से नाम बोलते हैं कोई, तो हर ऑर्गेनल का निक नेम होता है। जैसे कि आपने माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला, जैसे लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोलेंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे हत्या की थैली। गोल्जी बॉडी का भी अलग नाम है, ठीक है। तो अभी बताता जाता हूं, सुन लो। गोल्जी बॉडी को अभी गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, अलग अलग बुक में आप ये सब पालोगे, अल्टरनेट नाम पे क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी वगैरह, इसलिए मैं बता दे रहा हूं, ठीक है ना। चाहे साइंस टेक हो चाहे कोई भी हो, सब जगह पूछती है अल्टरनेट नाम पे। एपैरेटस बोलते हैं, ये गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपैरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सारा जो है गोल्जी, कैमिलो गोल्जी के नाम पे, ये साइंटिस्ट के नाम पे ये नाम पड़ा है, ठीक है ना, कैमिलो गोल्जी साइंटिस्ट के नाम पे, ठीक है। अब उसके बाद कुछ और नाम है जो आपको जानना है, ठीक है। एक है ट्रोफोस्पोंजियम, इंजियम, ये भी नाम है ट्रोफोस्पोंजियम, ठीक है। ये गोल्जी बॉडी को ही बोलते हैं। किसने ये नाम दिया था मैं आपको बता दूंगा, बट अभी आप इतना सुनते जाए। ट्रोफोस्पोंजियम, डिक्टियोसोम, ये प्लांट सेल के अंदर जो गोल्जी बॉडी होती है उसको डिक्टियोसोम बोलते हैं, ठीक है। एनिमल सेल में तो गोल्जी बॉडी ही बोलते हैं, डिक्टियोसोम। उसके बाद बात करें तो उसके बाद हम लोग इसको बेकर्स बॉडी के नाम से भी जानते हैं, बेकर्स बॉडी। बेकर ने इसको कहीं ना कहीं लिपोकॉन्ड्रिया भी नाम दिया था, बेकर नाम के साइंटिस्ट ने गोल्जी बॉडी को लिपोकॉन्ड्रिया बोला था, तो बेकर बॉडी भी बोलते हैं क्योंकि बेकर साइंटिस्ट का नाम है, बेकर्स बॉडी, ठीक है। लिपोकॉन्ड्रिया, लाइपोकॉन्ड्रिया, लिपोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्योंकि
और ये लिपोकॉन्ड्रिया टर्म बेकर ने ही दिया था गोल्जी बॉडी के लिए, ठीक है। तो बेकर बॉडी बोलते हैं, लिपोकॉन्ड्रिया भी बोल देते हैं, ठीक है। और इसका और नाम है डाल्टन कॉम्प्लेक्स, डाल्टन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये भी नाम से जानते हैं। और क्या नाम है, और इसका नाम आपका देखोगे तो गोल्जी बॉडी, गोल्जी नहीं इंटरनल रेटिकुलर एपैरेटस भी बोला था, गोल्जी नहीं इंटरनल रेटिकुलर, रेटिकुलर का मतलब जाल होता है, एपैरेटस, ठीक है, ये इसका नाम है। और क्या नाम है, इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है ना। ट्रैफिक, मैंने बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं, लेकिन अगर आपसे एग्जैक्ट कोई पूछे ऑप्शन में अगर गोल्जी बॉडी है तो ये ज्यादा करेक्ट आंसर होगा। अगर ऑप्शन में गोल्जी बॉडी नहीं है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा करेक्ट आंसर होगा गोल्जी बॉडी, ठीक है। ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। और इसको डायरेक्टर भी बोलते हैं, डायरेक्टर ऑफ, किसका डायरेक्टर है ये, मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक, मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक का डायरेक्टर है ये। डायरेक्टर किसका है, मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक का भी डायरेक्टर के नाम से हम इसको जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक के डायरेक्टर के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है, मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक के डायरेक्टर के नाम से। तो डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक भी बोलते हैं इसको, डायरेक्टर ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूलर, डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक, ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूल क्या होते हैं, प्रोटीन है मैक्रोमोलिक्यूल है, न्यूक्लिक एसिड मैक्रोमोलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट मैक्रोमोलिक्यूल है, लेकिन लिपिड मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। मैंने आपको बताया था लिपिड माइक्रोमोलिक्यूल है, फैट एक माइक्रोमोलिक्यूल होता है, मैंने लेक्चर में समझा दिया था बेसिक, ठीक है। तो ये अलग अलग नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूं कि आगे इसमें क्या जानना है, ठीक है। तो ये रह देता हूं, मैं आपको बताऊंगा किसने क्या टर्म दिया। देखिए गोल्जी बॉडी आपको नॉर्मली बताऊं तो गोल्जी बॉडी कुछ यूकैरियोटिक कोशिकाओं को छोड़ दो, आरबीसी को छोड़ दो, आरबीसी रेड ब्लड सेल को छोड़ दो, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को छोड़ दो, बाकी आपको नॉर्मली ये मिल जाती है, हर जगह मिलेगी गोल्जी बॉडी, हर कोशिकाओं में आपको मिल जाएगी, ठीक है। गोल्जी काय का सर्वप्रथम अवलोकन, गोल्जी बॉडी को गोल्जी काय बोलते हैं, ये तो हिंदी आपको पता होगा। गोल्जी बॉडी को गोल्जी काय बोलते हैं, गोल्जी एपैरेटस को गोल्जी उपकरण बोलते हैं, उपकरण, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स को गोल्जी समृद्ध बोलते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पहली बार इसका अवलोकन किसने किया था, पहली बार इसका अवलोकन जॉर्ज ने किया था, सेंट जॉर्ज, ठीक है, पहली बार इसका अवलोकन किसने किया था, सेंट जॉर्ज ने, ऑब्जर्व किसने किया था, सेंट जॉर्ज ने किया था। ये 1867 की बात है, 1867 के आसपास की बात है, इन्होंने पहली बार इसका अवलोकन किया गोल्जी बॉडी का, ठीक है, लेकिन प्रसिद्धि प्राप्त नहीं हुई इनको, ये उस चीज को लेकर फेमस नहीं हो पाए, प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर सके। उसके बाद 1898 की बात है, 1898 में कैमिलो गोल्जी, ये साइंटिस्ट हैं जिनके नाम पे गोल्जी बॉडी बोला गया है, इनके ही रिस्पेक्ट में कैमिलो गोल्जी, ठीक है, ये 1898 की बात है, ठीक है, 1898 में ये कैमिलो गोल्जी है। और ये इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सर्वप्रथम जो बार्न उल्लू होती है, बार्न उल्लू, ठीक है ना, बार्न आउल जो होती है और कैट जो होती है, इनके नर्व सेल से क्या खोजा इस बॉडी को, जिसको गोल्जी बॉडी भी बोला गया क्योंकि गोल्जी के नाम से ही। तो कहां खोजा गया, नर्व सेल में, बाउल उल्लू, बार्न उल्लू और कैट के अंदर। बार्न उल्लू क्या है, ये एक ऐसा उल्लू है जो कि बंदर की तरह दिखता है, बंदर की तरह दिखता है, और इसकी आंखें नॉर्मल उल्लू से छोटी होती है, इसकी आंखें नॉर्मल जो उल्लू होते हैं ना आउल, उससे छोटी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जूलॉजिकल नेम वगैरह ध्यान रख लो, इसका जूलॉजिकल नेम आपको ध्यान रहे चाहे ना रहे, लेकिन लिख देता हूं, ठीक है, टीटो अल्बा, टाइटो अल्बा, टीटो अल्बा इसके नाम से इसका जूलॉजिकल नेम है। और इसकी आयुषियन डेटा पूछोगे, जबकि मैं बायोडाइवर्सिटी में पढ़ाऊंगा, एनवायरमेंट इकोलॉजी में लीस्ट कंसर्न है, अभी ज्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है, अच्छी संख्या में ये लोग हैं, ठीक है। इसके नर्व सेल में खोजा गया था, और कैट के भी नर्व सेल में ही खोजा गया था पहली बार, ठीक है, गोल्जी ने खोजा था इसको, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसीलिए इसका विवरण करते हुए, इसका विस्तृत विवरण करते हुए, ठीक है ना, इसको विस्तृत विवरण करते हुए गोल्जी ने इसको इंटरनल रेटिकुलर एपैरेटस भी बोला था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और आगे चलते हैं, अब इसको डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये तो इसकी बेसिक हिस्ट्री थी कि कैसे कैसे खोजी गई, ठीक है। अब मैं इसके बारे में बताता हूं, जैसे कि बेकर्स बॉडी, बेकर्स नाम के साइंटिस्ट है, बेकर साइंटिस्ट, उन्होंने ही इसको लिपोकॉन्ड्रिया बोला, और लिपोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं, और बेकर साइंटिस्ट के नाम से इसको बेकर बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया एक। उसके बाद डिक्टियोसोम की बात करें तो डिक्टियोसोम पेरोनसीटो, ये कभी आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ये आपको ध्यान है क्योंकि प्लांट सेल में हम लोग डिक्टियोसोम बोलते हैं गोल्जी बॉडी को, इसका रीजन है, फिर भी आप ध्यान रखना किस साइंटिस्ट ने डिक्टियोसोम को कहा था, पेरोनसीटो,
ठीक है। ये साइंटिस्ट है जिन्होंने डिक्टियोसोम कहा गोल्जी बॉडी को प्लांट सेल में, ठीक है, एल्डोपेरेंसिटो बोलते हैं, ठीक है। ये साइंटिस्ट है जिन्होंने डिक्टियोसोम बोला था, ये टर्म दिया था डिक्टियोसोम, ठीक है। हॉल्मग्रेन साइंटिस्ट है, हॉल्मग्रेन, जिन्होंने ट्रोफोस्पोंजियम बोला था। देखो अलग अलग साइंटिस्ट ने बोलते हैं ना, हॉल्मग्रेन, इन्होंने ट्रोफोस्पोंजियम बोला था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ट्रोफोस्पोंजियम बोला था, ठीक है। ये इतने आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और बाकी आगे बात करें तो गोल्जी बॉडी आप जानते हो कैमिलो गोल्जी के नाम से दिया गया है, ठीक है। गोल्जी बॉडी किसके नाम से है? कैमिलो गोल्जी के नाम से दिया गया है। अब आगे चलते हैं, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां होगा? डिस्ट्रीब्यूशन कहां होगा? देखो जो कोशिका है जितना ज्यादा सिक्रीशन कर रही होंगी, सिक्रीशन मतलब कुछ स्राव कर रही है, कुछ चीजों का सिक्रीशन कर रही है, वहां पे उस कोशिकाओं में गोल्जी बॉडी उतना ही विकसित होगा, डेवलप होगा। ये ध्यान रखना है, ये डिस्ट्रीब्यूशन मेन इंपॉर्टेंट है कि जहां सिक्रीशन ज्यादा होगा उन कोशिकाओं में गोल्जी बॉडी उतनी ही ज्यादा विकसित होगी, ठीक है। और गोल्जी बॉडी की बात करें, उच्च वर्गीय जो प्लांट होते हैं, वेस्कुलर प्लांट जो होते हैं, हायर प्लांट्स होते हैं, जिसके अंदर में जाइलम और फ्लोएम होता है, उनमें गोल्जी बॉडी नॉर्मल होती है और एनिमल टिश्यू में, एनिमल कोशिकाओं में होती है, जंतु कोशिकाओं में, लेकिन लाल रक्त कोशिकाओं में नहीं होगी, आरबीसी में नहीं होगी। और जो कोशिकाएं ज्यादा स्रावन करती है, ज्यादा सिक्रीशन करती हैं, उनमें ज्यादा विकसित होगी गोल्जी बॉडी। मतलब सिक्रीशन अगर जहां हुआ वहां पे गोल्जी बॉडी डेवलप होगी, क्योंकि मेन फंक्शन गोल्जी बॉडी का सिक्रीशन ही है, स्रावन करना, ठीक है, स्त्रावन करना, स्त्राविक प्रकार की कोशिकाएं हैं ये, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी की बात करें तो गोल्जी बॉडी किस चीज से बना हुआ है? अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें गोल्जी बॉडी की, तो गोल्जी बॉडी की अल्ट्रा स्ट्रक्चर में प्रोटीन होती है, केमिकल कंपोजिशन में प्रोटीन है, फैट है इसके अंदर में, डेफिनेटली फैट है, मतलब लिपिड है, मैंने डिफरेंस तो बता दिया है फैट लिपिड में, तो लिपिड है इसके अंदर में, कार्बोहाइड्रेट भी इसके अंदर में है, कार्बोहाइड्रेट कम है, प्रोटीन ज्यादा है इसके अंदर में, ठीक है, प्रोटीन ज्यादा है, लिपिड के फॉर्म में फॉस्फोलिपिड इसके अंदर में होती है, ठीक है ना, फॉस्फोलिपिड इसके अंदर में है। तो ये इसका केमिकल कंपोजिशन की बात होगी, किस चीज से बना हुआ है, ठीक है ना। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर में देख ले फिर से, अल्ट्रा स्ट्रक्चर किसका? गोल्जी बॉडी का अल्ट्रा स्ट्रक्चर। ये क्या है अल्ट्रा स्ट्रक्चर में? इसकी मतलब गोल्जी काय की परा संरचना क्या होती है? तो गोल्जी गाय फॉस्फोलिपिड से बनी होती है, तो मैं नॉर्मल आपको बता दे रहा हूं कि केमिकल कंपोजिशन क्या है इसकी, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें हैं। प्रोटीन लगभग 60% के आसपास होता है, लिपिड लगभग 35% के आसपास होता है, और कार्बोहाइड्रेट 1% के आसपास इसके अंदर में होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें है। और अल्ट्रा स्ट्रक्चर में आप देखोगे, और ये तो केमिकल कंपोजिशन हो गया, अल्ट्रा स्ट्रक्चर में देखोगे तो गोल्जी गाय लिपिड के फॉर्म में फॉस्फोलिपिड हो सकता है, फॉस्फोलिपिड मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। और ये एकल संरचना वाली होती है, एक कला वाली, एक कला है इसके अंदर, सेकल, सिंगल मेम्ब्रेन होती है गोल्जी बॉडी में, सिंगल मेम्ब्रेन है ना, सिंगल मेम्ब्रेन होती है। जैसे डबल मेम्ब्रेन होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सिंगल मेम्ब्रेन होती है, एकल कला वाली ये कोशिकांग है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और संरचनात्मक रूप से अगर देखा जाए, संरचनात्मक रूप से देखा जाए तो गोल्जी बॉडी जो है, ये गोल्जी काय है, वो तस्तरी नुमा होती है, डिस्क शेप में होती है, ठीक है। तो संरचना की दृष्टि से देखा जाए तो डिस्क शेप की आपको मिल जाएगी, तस्तरी नुमा, तस्तरी होती है, तस्तरी नुमा आपको मिल जाएगी, डिस्क शेप की ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। और ये तीन संरचनाओं में मिलकर, तीन संरचनाओं से मिलकर बनती है, तीन ऐसे स्ट्रक्चर है जिससे मिलकर गोल्जी बॉडी बनती है, तीनों को मिला के ही गोल्जी बॉडी बोलते हैं। क्या है वो, सुनते जाएं। पहला है सिस्टर्नी, ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा डिटेल में, थोड़ा सा बता रहा हूं आपको। दूसरा है वेसाइकल, और सिक्रेटरी वेसाइकल भी बोलते हैं। तीसरा है वैक्यूम। ध्यान से सुनना, मैं यही बोलूंगा, आप ध्यान से सुनना, कम समय में आपको समझाना है, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब थोड़ा सा रब करता हूं, थोड़ा स्पेस चाहिए, डायग्राम से थोड़ा समझा दूं तो ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो फंक्शन बताने वाला हूं ना, अगर मैंने ये समझाया नहीं तो आपको बस रटना ही पड़ जाएगा, और ये मैं चाहता नहीं कि रटना पड़े, तो थोड़ा सा मैं समझा दूंगा तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, थोड़ा ही अगर सुनोगे तो समझ में आ जाएगी अच्छे तरीके से, ठीक है। ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बीएससी वगैरह में डिटेल में पढ़ाना पड़ता है, बट जितना है उतना मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। बीएससी एमएससी का डिटेलिंग है, इनफैक्ट नीट में भी जितना मैं बता रहा हूं इससे थोड़ा ही ज्यादा जाना पड़ता है, बट आपको जितना सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना मैं आपको बता रहा हूं। न्यूक्लियस है, ठीक है, ये कोशिका है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन हो गया, कोशिका झिल्ली हो गई, ठीक है, बीच में न्यूक्लियस है। पता है आपको बहुत सारे ऑर्गेनल साइटोप्लाज्म में हो गए, ठीक है, ये आपको पता है। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगी, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये स्मूथ है कि रफ है, डिपेंड करता है, अगर राइबोसोम है तो ये रफ हो जाएगी,
अगर इसके सरफेस में राइबोसोम है तो ग्रेनुलर हो जाएगा ना, ग्रेन नुमा है ना, तो ये राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, राइबोसोम नहीं होगा तो स्मूथ हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इसमें बात करें तो इसके अंदर आपको कुछ चीजें आपको दिखने को मिलती है। कैसा, देखो मैं टेढ़ा बना रहा हूं क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसलिए फिर भी देखते जाओ। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर देख लो, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है। और कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लो, कुछ ऐसा यहाँ पे स्ट्रक्चर लगे होते हैं, साइड में होते हैं, ठीक है ना, साइड में। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो मैंने तीनों लिखा है ना, यही तीन स्ट्रक्चर जो है जो गोल्जी बॉडी बनाते हैं, तीनों को मिला के ही गोल्जी बॉडी बोलते हैं। तो इन तीन में ये होते हैं सिस्टर्नी, सिस्टर्नी। ठीक है, ये तीन में सिस्टर्नी ये हो गया, वेसाइकल ये वाले होते हैं। ठीक है, इसके अंदर में भरा होता है, क्या भरा होता है, जो चीज अभी बताऊंगा वो समझ लेना क्या भरा होता है। बट अभी सुन लो, इसके अंदर कुछ चीजें भरी होती हैं जो कि एकदम फिनिश्ड प्रोडक्ट है, फिनिश्ड गुड, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, प्रोटीन में फिनिशिंग हो चुकी है, जिसमें मॉडिफिकेशन हो चुका है, वो सारी चीजें इसमें भर के आ जाती हैं। ठीक है ना, वेसाइकल में। ठीक है, तो ये मैं बताऊंगा आपको, अभी थोड़ा सा समझाऊंगा। और इसको वैक्यूल बोलते हैं। अब सुनते जाओ, न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया, इनको मिला के ही बोलते हैं पूरा क्या, इनको मिला के ही पूरा बोलते हैं गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपैरेटस, या जो भी मैंने नाम लिखा। ठीक है, इसको मिला के ही बोलते हैं। न्यूक्लियस के पास में ये सिस्टर्नी होती है, इसको बोलते हैं फॉर्मिंग फेस, फॉर्मिंग फेस। ये वाला जो फेस है फॉर्मिंग फेस है, और ये वाला जो फेस है मैच्योरिंग फेस है, परिपक्व हो चुका है, मैच्योर फेस है, ये मैच्योर फेस। ठीक है ना, गोल्जी बॉडी का, सिस्टर्नी का ये फॉर्मिंग फेस है, यहाँ पे मैच्योरिंग फेस है। ठीक है, ये मैच्योर फेस है, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसमें बताऊं आगे, तो आगे आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें ऐसा होता है कि अगर देखोगे जो राइबोसोम है, राइबोसोम ये प्रोटीन बनाएगा, ये जो प्रोटीन बनाएगा राइबोसोम, ये प्रोटीन इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंट्री मारेगा। पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंट्री किया, यहाँ पे कुछ प्रोटीन फोल्डिंग वगैरह भी होती है, यहाँ पे भी कुछ मॉडिफिकेशन होता है हल्का फुल्का। ठीक है, प्रोटीन की फोल्डिंग वगैरह ये करेगा, फिर ये प्रोटीन यहाँ पे एंट्री करता है सिस्टर्नी में। ये प्रोटीन अब सिस्टर्नी में एंट्री करेगा, और सिस्टर्नी में एंट्री करेगा तो फॉर्मिंग फेस है सिस्टर्नी का, यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन होना है। फॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, कुछ बनाना, कुछ फॉर्म करना। तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन होगा, और यहाँ पे प्रोडक्शन होने के बाद यहाँ पे जो मैच्योरिंग फेस है, यहाँ पे कुछ सिक्रीशन होगा। क्या सिक्रीशन होगा, देखो ये है वेसाइकल्स, यही यहाँ पे निकलेंगे। यहाँ से कैसे निकलेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सिक्रीशन होना है, यहाँ पे कुछ बनना है। ठीक है, इसलिए फॉर्मिंग फेस है, मैच्योरिंग फेस है। तो देखते जाओ, ऐसा है कि इसमें सिस्टर्नी में अगर बात करें, सिस्टर्नी डिस्क शेप का है, ये डिस्क तस्तरी नुमा है, ये डिस्क शेप का है। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है कि ये एक साथ रहते हैं, एक्चुअली ये एक साथ रहते हैं। 5 से 6 सिस्टर्नी हो सकते हैं किसी संघ में एक साथ, 5 से 6। ठीक है, और ये एक साथ रहते हैं, आपस में एक साथ इकट्ठे रहते हैं। लेकिन ये जंतु कोशिका में ऐसा होता है, प्लांट सेल में ये बिखरे रहते हैं, सिस्टर्नी वगैरह ये बिखरे रहते हैं प्लांट सेल में। इसीलिए वहां पे हम लोग गोल्जी बॉडी नाम देके नहीं, डिक्टियोसोम नाम दिए हैं। डिक्टियोसोम क्यों नाम दिया गया, क्योंकि यही यहाँ पे तो एक साथ है, बट वहां पे प्लांट सेल में बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड है, इसलिए वहां पे हम लोग उसको डिक्टियोसोम बोलते हैं। बस यही रीजन है। ठीक है, बाकी अब डिटेल में आपको जानना नहीं है, बेसिक रीजन यही है। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या होता है। तो ये प्रोटीन यहाँ पे आई, ये प्रोटीन यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रोटीन की मॉडिफिकेशन होगी, प्रोटीन की फोल्डिंग वगैरह होगी, कुछ प्रोटीन में ऐड होगा, ऐसे प्रोटीन में कुछ चेंजेस होगी, कुछ उसमें कंसंट्रेट करेंगे, प्रोटीन को कंसंट्रेट करेंगे, कंसंट्रेट करने के बाद स्मॉल वेसिकल्स, स्मॉल पैकेट्स में हम इसको ला देंगे, और स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में उसके अंदर भरा होगा। उसके अंदर भरा होगा क्या, उसके अंदर वही प्रोटीन जो कि यहां से चला था वो मॉडिफाई हो चुका है, वो अब एक्टिव हो चुका है। पहले जो बना था नॉर्मली प्रोटीन वो इनएक्टिव होता है। जब यहां से मॉडिफिकेशन हो गया, इसके दौरान गोल्जी बॉडी के दौरान जब मूव किया, तो यहां से यहां आते समय इसके अंदर मॉडिफिकेशन हुआ, उसकी फोल्डिंग हुई, उसकी पैकेजिंग हुई, प्रोटीन की पैकेजिंग हुई, और वो एक स्मॉल वेसिकल्स, स्मॉल पैकेट के फॉर्म में, स्मॉल सैक के फॉर्म में इसमें आ गया, जिसको वेसिकल्स बोलते हैं। अब इस वेसिकल्स के अंदर भरा हुआ है काम की चीजें, वो प्रोटीन, वो ग्लाइकोप्रोटीन, वो ग्लाइकोलिपिड, ये सारी चीज उसके अंदर भरी हुई है। ठीक है, अब ये आप यूज कर सकते हो, ये एकदम ऐसा है कि तैयार है, आपको जहां यूज करना है कर लो। तो कहां यूज करोगे, सेल के बाहर भेज सकते हो, कहीं जरूरत है। सेल मेम्ब्रेन में अगर रिपेयरिंग करना है, कुछ टूट फूट हो गई है, होती है टूट फूट, सेल मेम्ब्रेन की भी टूट फूट होते रहती है, टूटते रहते हैं, उसकी रिपेयरिंग करना है तो ये भेज दो वेसाइकल। ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे वेसाइकल आएगा, यहाँ फ्यूज हो जाएगा, अगर टूटा हुआ है ये फ्यूज हो जाएगा, और ये टूटा हुआ जो है ये सेल मेम्ब्रेन, इस सेल मेम्ब्रेन को यहाँ पे रिपेयर कर देगा, हो गया।
तो ऐसे आप यहाँ पे ये चीजें बनते जा रही हैं और ऐसे यहाँ पे रिपेयरिंग ये कर देगा। तो इनसाइड द सेल, सेल के अंदर भी भेज सकते हैं, सेल के बाहर ही भेज सकते हैं इन छोटे छोटे पैकेट्स को, वेसिकल्स को, जिनके अंदर में वो प्रोटीन वगैरह जो आई है वो पूरी की पूरी क्या है, एक तरीके से एकदम मॉडिफाई होके पूरी की पूरी एक्टिव हो चुकी हैं और वो अब कहीं भी जा सकती है अपने डेस्टिनेशन पे, चाहे इनसाइड द सेल हो, चाहे आउटसाइड द सेल हो, चाहे सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन के लिए हो। ठीक है, ये नॉर्मल आपको ध्यान रखना है। तो अब क्या है, देखिए नॉर्मल में समझा रहा हूं ये कैसे बना, ध्यान से सुनना। जो ये प्रोटीन वगैरह आते जा रही है, सिक्रीशन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ, यहाँ पे कुछ बन रहा है, फॉर्मिंग फेस है, और यहाँ पे कुछ सिक्रीशन हो रहा है, कुछ सिक्रीट हो रहा है, मैच्योरिंग फेस है। तो देखो क्या होता है कि इस सिस्टर्नी में क्या होता है, यहाँ पे सिस्टर्नी में जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जो आ रहे हैं यहाँ से, यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा जब होते हैं तो क्या होता है, ये फूलने लगता है, ये फूलने लगता है। तो फूलने जो लगता है यहाँ पे, ये इकट्ठा हो जाएंगे, ये फूलने लगता है। तो ये फूलने लगता है तो यहाँ पे क्या होता है कि ये कंस्ट्रिक्शन के माध्यम से, प्रोसेस से यहाँ से ये निकल के ये बन जाता है क्या, वेसाइकल। कंस्ट्रिक्शन के माध्यम से या बडिंग भी हो सकती है, मुकुलन के माध्यम से ये बन जाता है ये वेसाइकल। इसी में जो प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे भाई जैसे पानी भरोगे किसी बैलून में तो फूलता नहीं है, फूल गया तो वही अब डिटैच होके कंस्ट्रिक्शन के माध्यम से डिटैच हो जाए, बडिंग के माध्यम से डिटैच हो जाए, और वो डिटैच होके यहाँ से ये बन गया, ये दोनों वेसाइकल। अब इसके अंदर भरा पड़ा है, वही तो सिक्रेटरी प्रोडक्ट भरा हुआ है इसके अंदर, वही प्रोटीन वगैरह जो यहाँ पे मॉडिफाई हुए हैं वही यहाँ पे भरा पड़ा है। अब वो यहाँ पे निकल गया। अब इसके अंदर माल पानी भरा पड़ा है, यहाँ पे फिनिश्ड प्रोडक्ट भरा पड़ा है। अब यहाँ पे इसका क्या करना है, सेल के बाहर भेजना है, तो एक्सोसाइटोसिस कर दो। इसके अंदर की जो माल पानी है ना, इसके अंदर सेल के बाहर इसको निकाल दो, यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस कर दो। ये एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस से बाहर आ जाएगा, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है ना, एक्सोसाइटोसिस कर दो। या इसके अंदर की जो प्रोडक्ट है बाहर तो आ गई, अब बाहर जहां भी यूज होना होगा हो जाएगा, क्योंकि ये तो एकदम फिनिश्ड प्रोडक्ट है। इसके अंदर की प्रोटीन, इसके अंदर की जो भी प्रोडक्ट है, मॉलिक्यूल्स है, वो उसके अंदर मॉडिफिकेशन हो चुका है, वो कंसंट्रेट हो चुके हैं इस दौरान आते समय। और नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन मान लो यहाँ पे डिटैच हो चुका है, कुछ मान लो कि रिपेयरिंग करनी है, कुछ यहाँ पे टूट फूट हो चुका है, तो यही इसके अंदर की चीज जो ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड या लिपिड वगैरह है, आप जानते हो सेल मेम्ब्रेन में लिपिड चाहिए होती है बनाने के लिए, प्रोटीन चाहिए होती है, तो बस इसके अंदर वही तो भरा हुआ है, बस इसकी रिपेयरिंग कर देगा, सीधी सी बात है, रिपेयरिंग कर देगा। तो ऐसे कर सकते हैं, रिपेयरिंग भी कर दे रहा है, सेल के बाहर भेज दिया आपने, सेल के अंदर अगर जरूरत होगी तो उसके अंदर भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें है। अब ये बात करूं, ये वैक्यूल क्या है, वैक्यूल ऐसा है कि ये बनता है इलोंगेशन से या डायलेशन से, इलोंगेशन के माध्यम से या डायलेशन के माध्यम से, सिस्टर्नी के इलोंगेशन, यही सिस्टर्नी यहाँ पे जो यहाँ पे भरा ना, तो ये बडिंग के माध्यम से बन गया। इसी सिस्टर्नी में जो प्रोडक्ट भरते जा रहे हैं, यहाँ प्रोसेसिंग होते आ रही है इसके अंदर प्रोटीन की, और ये प्रोसेसिंग होते आ रही है यहाँ पे जो भरा ये, तो यहाँ पे भरने के बाद यहाँ से ये कैसे बनेगा, जो वैक्यूल है बनते हैं इलोंगेशन के माध्यम से, या तो इलोंग हो जाए या तो डायलेट हो जाए, जैसे कि इलोंगेशन और डायलेशन के माध्यम से ये बनते हैं वैक्यूल्स, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है बनने का, वो भी बुक में मिल जाएगा आपको, हाई लेवल की बुक्स में मिल जाती है, मैं बता ही देता हूं हल्का सा, जस्ट ए मिनट लगेगा। यही जो वेसाइकल है ये दोनों फ्यूज करेंगी, फ्यूज करने के बाद वैक्यूल बना देती है, ये भी लिखा हुआ है। और नहीं तो आप जानते हो, समझ सकते हो, इसके अंदर जो प्रोडक्ट है ये भरा हुआ है, लेकिन ये जो यहाँ पे बनेगा ये इलोंगेशन माध्यम से ये बनेंगे और वैक्यूल निकल जाएगा, इलोंगेशन माध्यम से, या फिर आप समझ सकते हो कि डायलेशन के माध्यम से ये प्रोसेस से ये वैक्यूल बन जाते हैं। और नॉर्मली जो वेसाइकल है वो बडिंग के माध्यम से बन रहे हैं, बडिंग हुआ, बड निकला, और बड निकलने के बाद यहाँ आ गया, ठीक है ना। तो ये बडिंग के माध्यम से बन सकते हैं, आपको ध्यान रखना है, या कंस्ट्रिक्शन भी हो सकता है, तो भी ये वेसाइकल्स बन सकते हैं। और वैक्यूल में आपने देख लिया, लेकिन वैक्यूल में एक चीज और याद रखना, कहीं कहीं आपको ये भी मिल सकता है, इतने डिटेल में नहीं आपसे पूछेगा, फिर भी हल्का सा बता दे रहा हूं फिर से, ये दोनों अगर मिल गए तो वैक्यूल का निर्माण कर सकते हैं। तो वेसाइकल मिल के, जुड़ के, कंबाइन होके वैक्यूल का निर्माण कर लेते हैं। तो ये भी है एक तरीका, ठीक है ना। अब डिटेल में नहीं जा रहा हूं कि कौन ज्यादा सही है कौन ज्यादा वो है, बट ये है, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। तो और वैक्यूल की बात करूं, वैक्यूल की, तो वैक्यूल का ज्यादा फंक्शन पता नहीं है, वैक्यूल का ज्यादा कुछ फंक्शन पता नहीं है, इसका फंक्शन ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन वेसाइकल का तो फंक्शन पता चल गया ना। वेसाइकल वो पैक नुमा पैकेट है जिसके अंदर में माल पानी भरा हुआ है, सारा प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड वो भरा पड़ा है। अब उसका जहां जहां यूज करना है कर लो, सेल मेम्ब्रेन अगर टूट फूट गई है बनवा लो, डाल के उसमें, देखो मैंने बताया था यहाँ पे, सेल के बाहर कहीं जरूरत है भेज दो, एक्सोसाइटोसिस कर दो भेज दो, सेल के अंदर चाहिए वहां पे भी यूज हो जाएगा। ये सारे पैकेट के फॉर्म में एकदम भरा पड़ा है, वो प्रोसेस चीज, वो मॉडिफाइड हुआ चीज, वो कंसंट्रेट हुआ चीज भरा पड़ा है उसके अंदर में, सारी प्रोसेसिंग हो चुकी है उसके अंदर में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इसीलिए एक चीज और याद रखना, जो मैंने गोल्जी बॉडी का नाम लिखा था उसको लिख सकते हो पैकेजिंग इंडस्ट्री, एक और नाम ध्यान, गोल्जी बॉडी को बोल सकते हो पैकेजिंग इंडस्ट्री, कुछ पैकेजिंग कर रही है, देखो ना, पैकेज के फॉर्म में, पैकेट के फॉर्म में इसके अंदर भरा हुआ है,
है ना, प्रोटीन, लिपिड्स, वो सारी चीजें, ठीक है ना। क्या होता है मैं आपको बता दूंगा, एक दो एग्जांपल दे दूंगा। तो इसीलिए पैकेजिंग इंडस्ट्री भी बोल सकते हो गोल्जी बॉडी को, पैकेजिंग इंडस्ट्री के नाम से भी बोल सकते हो, लिख लेना, ठीक है ना। ये सारी चीज आपको जाननी थी। अब हम लोग चलते हैं कहाँ, अब हम लोग चलते हैं आगे, और ये अब आ गया है समय पहुंचने का, क्योंकि ये आपको बेसिक समझ में आ गया। इतना डिटेलिंग आपको ही जानना था, इससे ज्यादा आपको जानना नहीं है। इन्हीं तीनों को मिला के गोल्जी बॉडी बोलते हैं, मैंने आपको दिखा दिया। सिस्टर्नी हो गई, डिस्क नुमा होती है, एक साथ होती है एक दूसरे पे, एक साथ होती है। अब कैसे होती है वो अलग बात है, ठीक है ना, और एक साथ होती है। लेकिन प्लांट सेल में ये बिखरे होते हैं, तो हम लोग गोल्जी बॉडी नाम ना दे करके वहां पे डिक्टियोसोम बोलते हैं, ठीक है, प्लांट सेल में, क्योंकि एक साथ नहीं होती है, वहां बिखरे होती है। और एनिमल सेल में ये एक साथ होते हैं, तस्तरी नुमा है, डिस्क शेप के, ये एक साथ होते हैं। 4 से 6 तक ये हो सकते हैं, एक के ऊपर एक, 4 6 7 तक हो सकते हैं, एक के ऊपर एक हो सकते हैं, ठीक है। सिस्टर्नी, तो राइबोसोम में प्रोटीन बना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गया, वहां से सिस्टर्नी में पहली एंट्री होती है, फिर वहां से सारा काम प्रोसेसिंग वगैरह, मॉडिफिकेशन हुआ, कंसंट्रेशन वगैरह हुआ, और फिर वेसाइकल आप देख रहे हो कि बडिंग के माध्यम से, सिस्टर्नी में बडिंग हुआ, माध्यम से वेसाइकल बन गया, उस वेसाइकल के अंदर भरा पड़ा है सिक्रेटरी वेसाइकल। तो यहाँ पे सिक्रीशन होना है, और यहाँ पे फॉर्म हो रहा था, कुछ फॉर्म हो रहा था, कुछ बन रहा था, कुछ प्रोडक्शन हो रहा था, इसको फॉर्मिंग फेस बोल रहे थे, ठीक है। और भी नाम है उसका, सिस बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं, जो लोग बायोलॉजी खेल से होंगे उनको पता चल रहा होगा, इसको सिस भी बोलते हैं, इसको ट्रांसफेज भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि वो आपसे नहीं पूछेगा। कोई ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो पोलैरिटी शो करता है, पोलैरिटी, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है ना, पोलैरिटी शो करता है। जैसे इस बार क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी में वाटर मॉलिक्यूल में, तो पोलैरिटी शो करता है, पोलैरिटी। तो सेल ऑर्गेनल एक गोल्जी बॉडी है जो ये पोलैरिटी शो करता है। सिस फेज बोलते हैं फॉर्मिंग फेज को, और ट्रांस फेज बोलते हैं मैच्योरिंग फेज को। सिस ट्रांस एक तरीके से पोलैरिटी शो करता है, जैसे देखते हो ना अर्थ में नॉर्थ पोल साउथ पोल है, उसी तरीके से ये पोलैरिटी शो करता है। वाटर मॉलिक्यूल भी पोलैरिटी शो करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल पोलैरिटी शो करते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में इसी बार, देख लेना, ये ऑप्शन था भी, सिंपल क्वेश्चन है। केमिस्ट्री में वैसे पढ़ा दूंगा पोलैरिटी कैसे बनती है, कैसे पार्शियल आयंस वगैरह बनते हैं, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूं क्या, अब आपको जानना है कि वेसाइकल समझ लिया आपने। अब थोड़ा सा आपको बता दूं कि मुकुलन माध्यम से बन गया, आपको पता है वेसाइकल मुकुलन से बना है या कंस्ट्रिक्शन माध्यम से बना है। और वैक्यूल जो है वो एक तरीके से कैसे बना, वो वैक्यूल भी बना है सिस्टर्नी से ही, लेकिन कैसे, डायलेशन से, कैसे, इलोंगेशन से। वेसिकल भी बना है सिस्टर्नी से ही, लेकिन कैसे प्रोसेस से, वो लास्ट में कहीं कोने में भर गया, पदार्थ भर गया, सब्सटेंस भर गया, वो फूल गया और बडिंग माध्यम से वो निकल गया, ठीक है ना, या कंस्ट्रिक्शन माध्यम से वो निकल गया। ये आपको ध्यान रखना है। तो वही है, सिस्टर्नी से बन रहे हैं। और बाकी मैंने एक चीज आपको और बता दी थी कि वही वेसाइकल जुड़ के वैक्यूल बना देते हैं, ये भी समझ सकते हो ऐसे, ठीक है। तो लेकिन वैक्यूल की ज्यादा फंक्शन पता नहीं है, और वो आपको जानना भी नहीं है, जो भी पता है वो आपको जानना भी नहीं है। अच्छी बात ये है, खुशी की बात है, ये आपको जानना भी नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्या, अब आपको मैं बताता हूं आगे कि ये स्ट्रक्चर समझ लिए। अब मैं आपको फंक्शन बताता हूं, लेकिन फंक्शन समझने के लिए जो भी मैंने आपको समझाया है उसको अभी लिख लो, आप उसको अभी लिखो। क्या लिखना है, देखो उसको लिखना है कि गोल्जी बॉडी के बारे में जो मैंने आपको समझाया उसको एक स्टेटमेंट में लिखवा देता हूं कि कैसे मॉडिफाई कंसंट्रेट कर रहा है। देखो गोल्जी बॉडी की पहली स्टेटमेंट आप लिख सकते हो कि गोल्जी बॉडी जो होती है इट इज आल्सो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, एक मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन है, इट इज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। लिख दूं क्या, इट इज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, ठीक है। एक मेम्ब्रेन होती है सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, एकल सिंगल मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन प्लांट सेल, प्रेजेंट इन प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल, दोनों में प्रेजेंट होती है। कहां ज्यादा होगी, प्लांट सेल में ज्यादा होगी, मोर इन नंबर, ठीक है, एज कंपेयर टू एनिमल सेल। प्लांट सेल में ज्यादा होगी। माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्लांट सेल, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी ज्यादा होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एब्सेंट कहां होगी, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होगी, मैच्योर आरबीसी वगैरह होती हैं उनमें नहीं होगी, ठीक है। और भी कोशिकाएं होती हैं बट मैं आपको इतना बता दिया, इतना ही सफिशिएंट है, ठीक है। और उसके बाद बताऊं, इट इज द ओनली सेल ऑर्गेनल, ये एकमात्र सेल ऑर्गेनल है विच इज नेम्ड आफ्टर एन साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के नाम पे नाम पड़ा है, कैमिलो गोल्जी, उनके नाम पे ही तो गोल्जी बॉडी बोल रहे हो ना, ये उसको हो सकता है। प्लांट सेल में ज्यादा नंबर में होता है, एनिमल सेल में कम नंबर में होता है गोल्जी बॉडी, ठीक है। और ये अब लिखते हैं इट रिसीव्स, अब दूसरा पॉइंट लिखते हैं, वैसे पॉइंट्स हो सकते थे और
मैंने एक ही पॉइंट में सारा बता दिया। दूसरा पॉइंट क्या है, इट रिसीव्स, ये क्या रिसीव करता है, गोल्गी बॉडी क्या रिसीव करता है, वही जो मैंने आपको बताया, इट रिसीव्स प्रोटीन फ्रॉम rough endoplasmic reticulum. Okay, it receives protein from rough endoplasmic reticulum. It receives मतलब गोल्जी बॉडी रिसीव्स, गोल्जी बॉडी का कौन सा पार्ट, सिस्टर्नी रिसीव करता है, मैंने दिखाया आपको, सिस्टर्नी रिसीव्स प्रोटीन फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिसीव किया. एंड सम ऑफ द फैट, कुछ फैट एंड लिपिड भी रिसीव करता है. कहां से, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि स्मूथ वाले फैट बनाते हैं, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फैट रिसीव किया, रफ वाले से प्रोटीन रिसीव किया. आफ्टर रिसीविंग, जब रिसीव कर लिया, सिस्टर्नी ने रिसीव किया, मैंने बताया था ये सिस्टर्नी ने रिसीव किया, सिस्टर्नी ने रिसीव किया प्रोटीन को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, फैट रिसीव किया या लिपिड रिसीव किया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. आफ्टर रिसीविंग, सिस्टर्नी ने रिसीव किया, आफ्टर रिसीविंग क्या कर रहा है, इट मॉडिफाई. अब ये मॉडिफिकेशन चालू होगा, इन चीजों का मॉडिफाई होना चालू होगा, कंसंट्रेट होगा, इट मॉडिफाइज, कंसंट्रेट एंड पैक्स देम, उसकी पैकिंग होगी, इसलिए पैकेजिंग इंडस्ट्री बोलते हैं. मॉडिफाई करेगा, कंसंट्रेट करेगा एंड packs them into small packets, packs them into small packets or sealed destination called vesicles. वेसिकल्स में ये कन्वर्ट हो जाएंगे, जो मैंने आपको बताया था, छोटे छोटे, है ना, गोला गोला जो मैंने आपको दिखाया था, उसमें ये पैकिंग हो जाएगी इनकी, है ना, मॉडिफिकेशन होने के बाद इनकी और कंसंट्रेशन होने के बाद. ठीक है, तो कुछ बदलाव होने हैं. एक एग्जांपल से मैं समझाऊंगा कि वो प्रोटीन में कैसे बदलाव होता है. ठीक है ना, मैं आपको दिखाऊंगा एक एग्जांपल से, बट वही समझ लो कि मॉडिफिकेशन कुछ हो रहा है, कुछ कंसंट्रेशन हो रहा है इस प्रोटीन में, इसके दौरान सिस्टर्नी से होते हुए, और बाद में जाके मैंने आपको बताया था वेसिकल बन जाते हैं. इसके अंदर में ये सारे चीज मॉडिफाई होकर भरा पड़ा है. अब इसका यूज करो. प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन इसके अंदर है, ग्लाइकोलिपिड इसके अंदर में, इसके अंदर जो भी चीज है आप इसका यूज कर सकते हो. प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर रप्चर हो गई है, वहां पे यूज कर लो उसकी रिपेयरिंग करने के लिए. अगर सेल के बाहर चाहिए वहां भेज दो, सेल के अंदर चाहिए वहां भेज दो. तो ये सारी चीजें हो सकती है. तो लिखो इसको, ठीक है ना, इसको लिखते हैं. ठीक है, ये समझे ना, जो मैंने डायग्राम से समझाया था वही चीज मैंने बताई है. तो इट रिसीव्स मेनली प्रोटीन फ्रॉम, इट रिसीव्स मेनली प्रोटीन फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या रिसीव कर रहा है, प्रोटीन एंड सम ऑफ द लिपिड, लिपिड बोल दो, फैट बोल दो. मैंने डिफरेंस तो बता दिया आपको, जो लोग पढ़ रहे हैं, लिपिड और फैट में डिफरेंस मैंने बता दिया है. सम ऑफ द लिपिड और फैट कहां से बनता है ये लिपिड फैट, फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रव्य जालिका, है ना, उनसे बना ये फैट. आफ्टर रिसीविंग, रिसीव कर लिया, किसने किया, सिस्टर्नी ने, गोल्जी बॉडी की सिस्टर्नी ने किया. आफ्टर रिसीविंग, जो तस्तरी नुमा है, डिस्क शेप का है, वही तो रिसीव करेगा ना पहले. आफ्टर रिसीविंग इट मॉडिफाइज, अब मॉडिफिकेशन चालू, कुछ बदलाव होगा, कुछ प्रोटीन जो आई है, जो लिपिड आई है, उसमें कुछ जुड़ेगा, कुछ मॉडिफिकेशन करोगे, कुछ बदलाव करोगे. तो इट मॉडिफाइज, मॉडिफाई करो, कंसंट्रेट करो उसको, कंसंट्रेट्स एंड पैक्स देम, उसकी पैकेजिंग करो, एंड पैक्स देम इनटू स्मॉल पैकेट्स, स्मॉल पैकेट्स में, एंड पैक्स देम इनटू स्मॉल पैकेट्स. वही स्मॉल पैकेट्स, वेसाइकल मैंने बताया था ना, पैक्स देम इनटू स्मॉल पैकेट्स, स्मॉल पैकेट्स. ठीक है, स्मॉल पैकेट्स में इसको पैक कर दो. एंड सील्ड डेस्टिनेशन, सील्ड, सीलिंग हो चुकी है, इसकी सीलिंग हो चुकी है. सील बोलते हैं ना, सीलिंग कर दो भैया, इस पैकेट का सील कर दो. सील्ड डेस्टिनेशन कॉल्ड वेसाइकल, सील्ड डेस्टिनेशन कॉल्ड वेसाइकल. वही वेसाइकल जो मैंने आपको बताया था, गोल गोल वेसाइकल्स. ठीक है, वेसाइकल्स, ये सिक्रेटरी वेसाइकल के नाम से भी जाने जाते हैं, सिक्रेटरी वेसाइकल, क्योंकि यहाँ पे सिक्रीशन होना है. फॉर्मिंग फेज पे मैंने बताया था, जहां फॉर्मिंग फेज है सिस्टर्नी का, वहां पे कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ बन रहा है, कुछ बन रहे हैं वहां पे. और जहां पे मैच्योरिंग फेस है, वहां पे कुछ सिक्रीशन हो रहा है, तो वो सिक्रीशन सिक्रेटरी वेसाइकल जो गोले गोले से थे, उसी के अंदर तो भरा हुआ है ना ये सारा लिपिड फैट मॉडिफाई होके. ठीक है, उसी का यूज कर सकते हो सेल के बाहर, सेल के अंदर, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में. ठीक है ना, अगर रप्चरिंग हो चुकी है ये, तो ये यहाँ पे कर सकते हो. ये हो गया. अब दीज प्रोटीन एंड फैट, ये जो प्रोटीन फैट्स है जो मॉडिफाई हो चुके हैं, डिस्पैच होंगे, इनको डिस्पैच किया जाएगा 3 डेस्टिनेशन पे. तो ये कुछ ऐसा है कि ये 3 डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे. मान लो नॉर्मली 3 डेस्टिनेशन पे पहुंचा सकते हो. ये प्रोटीन फैट
तो क्या करोगे, अब क्या करना है भाई, वेसिकल्स में तो भर चुका है, ये एकदम तैयार है, ये अब माल पानी एकदम तैयार है, ये है ना, फिनिश्ड प्रोडक्ट इसके अंदर है। तो ये प्रोटीन और फैट को डिस्पैच करोगे टू 3 डेस्टिनेशन। कहां डेस्टिनेशन? 3 जगह। इनसाइड द सेल, सेल के अंदर भेज दो अगर जरूरत है, आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर भेज दो अगर जरूरत है, इन प्रोटीन का, इन लिपिड का, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर रप्चर हो चुकी है कोशिका झिल्ली, उसको रिपेयर करने में भेज दो, तब सब तैयार है। इसके अंदर माल पानी सब कुछ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, सब कुछ इसके अंदर भरा हुआ है, एकदम वो एक्टिव भरा हुआ है, एक्टिव चीज है, इनएक्टिव नहीं है, एक्टिव है। अब वो एकदम रोल निभाएगा जहां इसको डालोगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिपेयर कर देगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिपेयर कर सकता है। तो ये सारी जगह आप डाल सकते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, अब लोग आगे चलते हैं। आगे आपको क्या समझना है, अब इसको एक तरीके से और समझ सकते हो अगर मैं बताऊं, जैसे सिक्रेटरी प्रोटीन है, सिक्रेटरी प्रोटीन है, सिक्रेटरी प्रोटीन से, या ग्लाइकोप्रोटीन है, या सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन है, सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन है, या लाइसोसोमल प्रोटीन है, लाइसोसोम के अंदर जो प्रोटीन होती है ना, लाइसोसोम जो अगली क्लास में पढ़ाऊंगा उसकी प्रोटीन है लाइसोसोमल प्रोटीन, एंड सम ग्लाइकोलिपिड्स, जो भी ग्लाइकोलिपिड्स है, ऑल जितने भी हैं, ऑल पास थ्रू द गोल्जी बॉडी, जितने भी हैं सब के सब गोल्जी बॉडी से थ्रू पास करेंगे, ऑल पास थ्रू द गोल्जी बॉडी एट सम पॉइंट इन देयर मैचुरेशन। उनकी मैचुरेशन जो हो रही है, चाहे वो ग्लाइकोलिपिड है, चाहे ग्लाइकोप्रोटीन है, चाहे सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन है, जो भी है, ये जितने भी चीज मैंने आपको बताई है, सिक्रेटरी प्रोटीन है, सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, ये कहीं ना कहीं किसी समय जरूर अपनी मैचुरेशन के दौरान ये कहीं ना कहीं गोल्जी बॉडी से पास करेंगे, किसी समय जरूर ना जरूर पास करेंगे। तभी तो मैंने बोला ना मॉडिफाई हो रहे हैं, कंसंट्रेट हो रहे हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये सारी चीजें क्या है, ये गोल्जी बॉडी के से एट सम पॉइंट इन देयर मैचुरेशन ये पास करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, उससे होते हुए आएंगे, ऑल पास थ्रू द गोल्जी बॉडी एट सम पॉइंट इन देयर मैचुरेशन। इनके मैचुरेशन के समय इनमें कुछ बदलाव हो रहा है। अभी तो भैया मैचुरेशन क्या बोल रहा हूं कि जब बनते हैं ना प्रोटीन वगैरह राइबोसोम से, ये राइबोसोम से जो प्रोटीन बनता है ना, ये तो नवजात होता है, ये तो नेसेंट होता है, इनएक्टिव होता है, उतना अभी कुछ नहीं है, इसमें तो अभी बहुत सारा बदलाव करना जरूरी है, इसको मैच्योर करना जरूरी है, अभी तो परिपक्व नहीं हुआ है, इसकी फंक्शनिंग अभी लानी है, इसमें मॉडिफाई करना जरूरी है, तभी तो मॉडिफिकेशन कर रहा है गोल्जी बॉडी, सब कुछ कर रहा है, तब जाके ये काम कर पाते हैं। तो ये वेसिकल्स में रहते हैं, उसमें भरे हुए, और जहां जहां भेजना है काम के लिए भेज दो। तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है। और बताऊं, मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग, मॉडिफाइंग करना, देखो तो ये क्या है, गोल्जी बॉडी को आप ध्यान रख सकते हो, इसी को फिर से समझ सकते हो कि एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, क्या रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, मॉडिफाइंग, मॉडिफाई कर रहा है, पैकेजिंग, पैकेजिंग कर रहा है, किसको, प्रोटीन्स को एंड लिपिड्स को, क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, पैकेज कर रहा है प्रोटीन एंड लिपिड को, कैसे, इनटू वेसाइकल्स, इनटू वेसाइकल्स में, वेसाइकल्स के फॉर्म में, है ना, कर रहा है, फॉर किस लिए, फॉर डिलीवरी टू टारगेटेड डेस्टिनेशन, फॉर डिलीवरी टू टारगेटेड डेस्टिनेशन, डिलीवरी करना है कहां, टारगेटेड डेस्टिनेशन। जोमेटो में बन गया, सारा पैकेजिंग हो गई, अब डिलीवरी करना है कहां, कस्टमर के पास, वही तो डेस्टिनेशन है। तो अब डिलीवरी करनी है ना, तुमने पैकेजिंग कर ली, तुमने उसमें सारा बदलाव कर लिया, तुमने मॉडिफिकेशन कर लिया, सब कुछ कर लिया, प्रोटीन और लिपिड में सब कुछ तुमने कर लिया, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट कर दो। अब उसको ट्रांसपोर्ट करने के बाद आपने यहाँ पे वेसाइकल्स के फॉर्म में आपने क्या किया कि इसको भर दिया, सब कुछ यहाँ पे एकदम तैयार है, जो भी आपने मॉडिफाई किया प्रोटीन लिपिड को, अब इसको भेजो ना, अब इसको डिस्पैच करो डेस्टिनेशन पे, तो वो डेस्टिनेशन इनसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल, इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल, यहां भेज सकते हो इन जगहों पे, ठीक है ना, सब कुछ तैयार है यहाँ पे, मॉलिक्यूल्स वगैरह। तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है। अब आगे चलते हैं। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, सेल मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन वगैरह है, ये अपने समय में कभी ना कभी इनकी मैच्योरेशन के दौरान ये गोल्जी बॉडी से पास करते ही करते हैं, तभी तो ये मैच्योर हो पाएंगे, तभी तो ये मॉडिफाई हो पाएंगे। नहीं तो ये प्रोटीन लिपिड जो है अभी तो बनते हैं ना, प्रोटीन वगैरह राइबोसोम से, एक्टिव नहीं होते, वो अभी एक्टिव नहीं होते हैं, उनको किया जाता है, कहीं ना कहीं गोल्जी बॉडी इस चीज में रोल निभा रही है, आप देख रहे हो, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है सारी चीजों को। अब मैं बात करता हूं आपसे कि इसकी फंक्शन क्या है। इसकी फंक्शन की बात करूं तो फंक्शन में आपको बता दूं कि फंक्शन में अगर मैं बात करूं तो सिक्रीशन इनका मेन फंक्शन है, सिक्रीशन इनका मेन फंक्शन है। फंक्शन की बात करूं गोल्जी बॉडी की फंक्शन,
तो मेन फंक्शन सिक्रीशन है। जहां भी सिक्रीशन होगा, जो भी कोशिकाएं किसी चीज का सिक्रीशन कर रही होगी, वहां पे ये बहुत डेवलप होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स कोशिका क्या तंत्रिका कोशिका, तो न्यूरॉन्स जो होते हैं, जो न्यूरॉन साइनेप्स बनाते हैं, मैं पढ़ाऊंगा साइनेप्स का होता है, साइनेप्स बनाते हैं तो वो वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, जैसे एसिटाइल कोलिन। लेकिन जो न्यूरॉन साइनेप्स नहीं बनाते हैं, वहां पे न्यूरो हार्मोन रिलीज होता है, वहां पे भी सिक्रीशन हो रहा है न्यूरो हार्मोन। जैसे एग्जांपल के तौर पे हाइपोथैलेमस का नाम सुना आपने, हाइपोथैलेमस के अंदर दो हार्मोन रिलीज होते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन है, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, दो हार्मोन ऑक्सीटोसिन है और एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन मतलब वैसोप्रेसिन, ये दो ऐसे हार्मोन है जो रिलीज होते हैं, ठीक है। तो जब साइनेप्स नहीं बनता है, ठीक है ना, न्यूरॉन्स के बीच में जब साइनेप्स बनते हैं तो वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, एसिटाइल कोलिन एग्जांपल है। तो फंक्शन के फॉर्म में इट मेन फंक्शन इज सिक्रीशन, इसका मेन फंक्शन सिक्रीशन है, कुछ श्रावण करना, ठीक है, और सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। जैसे मैं बता रहा हूं एक एग्जांपल से, जो मैंने बताया था आपको कि ये गोल्गी बॉडी में सिस्टर्नी में घुसा प्रोटीन मॉडिफाई हो रहा है, कंसंट्रेट हो रहा है ना, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वेसाइकल्स में पैक हो गया सारे, और उसको सील्ड डेस्टिनेशन पे भेज दो जहां जहां चाहिए। एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं, ठीक है। बाकी आप समझ सकते हो, ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन कैसे, अब देखिए ध्यान से सुनना कैसे कर रहा है। राइबोसोम है, यही मैं बताया हूं, उसी को मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं कैसे बन रहा है। प्रोटीन तो अपने पास है, लेकिन प्रोटीन नहीं चाहिए हमको, ग्लाइकोप्रोटीन चाहिए। तो कैसे ये उसमें बदलाव कर रहा है प्रोटीन में, और कैसे ग्लाइकोप्रोटीन बना दे रहा है राइबोसोम, आपको देखना है। राइबोसोम नहीं, गोल्गी बॉडी। तो राइबोसोम अपने पास है ना, राइबोसोम। ये राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा, आपको पता है प्रोटीन बनाएगा। ये प्रोटीन कहां घुसेगा, मैंने बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में घुस गया, ठीक है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंट्री किया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंट्री किया ये प्रोटीन, ठीक है, राइबोसोम से बनी प्रोटीन, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंट्री किया। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब एंट्री करेगा तो यहां पे फ्यूकोस शर्करा, फ्यूकोस शुगर यहां पे एंट्री मारेगी, फ्यूकोस शर्करा यहां पे प्रोटीन में एंट्री करेगी। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन जब एंट्री करेगा उस समय फ्यूकोस शर्करा इसमें एंट्री करेगी, फ्यूकोस शर्करा, ठीक है, फ्यूकोस शर्करा इसमें एंट्री करेगी, फ्यूकोस शुगर। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंट्री किया प्रोटीन, अब ये प्रोटीन एंट्री करेगा कहां, सिस्टर्नी में, वही गोल्गी बॉडी की सिस्टर्नी, तस्तरी नुमा जो शेप है, डिस्क टाइप का शेप है, सिस्टर्नी में एंट्री करेगी। जब सिस्टर्नी में एंट्री किया तो सिस्टर्नी में जब एंट्री किया तो यहां पे अब फिर कोई चीज ऐड होगा, यहां पे सियालिक एसिड वगैरह ऐड होते हैं, सियालिक एसिड कार्बोहाइड्रेट है, सियालिक एसिड मैंने बताया भी था एक बार, कार्बोहाइड्रेट में सियालिक एसिड यहां पे ऐड होगा। और सिस्टर्नी में प्रोटीन आई तो प्रोटीन में क्या ऐड हुआ, फ्यूकोस शुगर ऐड हुआ जब यहां एंट्री कर रहा था। जब सिस्टर्नी में एंट्री कर रहा था गोल्गी बॉडी की सिस्टर्नी में तो सियालिक एसिड ऐड हुआ। तो कार्बोहाइड्रेट दोनों के दोनों ऐड हो गए प्रोटीन से, और जब प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट ऐड होता है तो मैंने क्या बताया था, ग्लाइकोप्रोटीन बनती है, और वही फॉर्मेशन हो भी रही है, तो ये बन गया ग्लाइकोप्रोटीन। देखो, तो जब सिस्टर्नी में हुआ, गुजरा सिस्टर्नी से गोल्गी बॉडी की, तब जाके ग्लाइकोप्रोटीन बना। इसीलिए प्रोटीन की मॉडिफिकेशन हो चुकी है, प्रोटीन अब प्रोटीन नहीं रहा, प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन बन चुका है। ये तरीका है जो मॉडिफाई कर रहे हो, कंसंट्रेट करो, मैंने इतना बढ़ाया आपको, है ना, सील्ड डेस्टिनेशन में, मतलब कि वेसाइकल्स के अंदर, सिक्रेटरी वेसाइकल्स के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन मिल सकते हैं। अब उसका ग्लाइकोप्रोटीन का एकदम तैयार है, ये जहां यूज करना है कर लो, सेल के अंदर जहां जरूरत है, ठीक है ना, ये से बन सकता है। उसी तरीके से जैसे ये आपको म्यूसिजन भी बनाता है, म्यूसिजन फॉर्मेशन ऑफ दूसरा फंक्शन क्या है, म्यूसिजन। क्यों, यहीं से मैं लिंक कर दूंगा इसलिए बता दे रहा हूं। म्यूसिजन, म्यूसिजन क्या होता है, म्यूसिजन को समझना है तो देखो ग्लाइकोप्रोटीन तक समझ लिए, ग्लाइकोप्रोटीन तक। अब ग्लाइकोप्रोटीन के बाद क्या होता है, यहां पे सल्फर ऐड होगा, इस ग्लाइकोप्रोटीन में सल्फर ऐड होगा, यहां तक सेम चलेगा, म्यूसिजन में सेम है, बट यहां पे क्या होगा, यहां पे सल्फर ऐड होगा, SO4 सल्फर, सल्फेट के फॉर्म में ऐड होगा सल्फर। जब सल्फर ऐड होगा तो सल्फेटेड ग्लाइकोप्रोटीन जो होती है उसी को म्यूसिजन बोलते हैं, तो यहां पर म्यूसिजन बन जाएगा, म्यूसिजन, ठीक है। तो म्यूसिजन में यहां तक तो सेम है, बट यहां पे अब ऐड करना है सल्फर, फिर आपने कुछ मॉडिफाई किया और बन गया सल्फेटेड ग्लाइकोप्रोटीन, जिसको आप म्यूसिजन बोलते हैं, सल्फेटेड ग्लाइकोप्रोटीन है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। ग्लाइकोलिपिड की बात करोगे, ग्लाइकोलिपिड वो भी बनाता है, ग्लाइकोलिपिड वगैरह, ठीक है। सोच लो
तो आपको फीलिंग आएगी ओ क्या बदलाव कर रहा है गोल्जी बॉडी के सिस्टर्नी में जब एंट्री करता है प्रोटीन और लिपिड, तो क्या उसके अंदर हो रही है, कैसे कैसे चीजें ऐड हो रही है और कैसे कैसे चीजें बनते जा रही है, क्या मॉडिफाई हो रहा है, और फिर ये बन गई। अब जानते हो ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, लाइपोप्रोटीन हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन में काम आती है। अब वेसाइकल के अंदर भरी पड़ी है, सिक्रेटिव वेसाइकल के अंदर, भैया सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो चुका है, भाई उसमें यूज कर लो, रिपेयर कर लो। ग्लाइकोप्रोटीन उसमें बनती है, चाहिए सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए, सेल मेम्ब्रेन में आपको लिपिड चाहिए, सारा तो वेसाइकल के अंदर भरा हुआ है। वही वेसाइकल के अंदर, सिक्रेटिव वेसाइकल के अंदर वो यूज कर सकते हो रिपेयर करने के लिए सेल मेम्ब्रेन को, यही चीज है। तो तीसरा ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड ही बनाता है। अब ग्लाइकोलिपिड के लिए क्या है, देखो लिपिड का ग्लाइकोलिपिड के लिए बात करोगे तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारे पास है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या बनाएगा, लिपिड। ये क्या बनाएगा, यही तो लिपिड बनाएगा ना, यही बनाएगा लिपिड। लिपिड अब क्या होगा, इस लिपिड में क्या होगा, इस लिपिड में कोई कार्बोहाइड्रेट यहां पे ऐड हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट यहां पे ऐड हो जाएगा इस लिपिड में। जब कार्बोहाइड्रेट ऐड हो जाएगा, अब देखो जब ये लिपिड एंट्री कर रहा होगा सिस्टर्नी में, सिस्टर्नी में मतलब गोल्जी बॉडी का सिस्टर्नी, वही डिस्क नुमा शेप, जब एंट्री कर रहा होगा ये लिपिड, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड बना या फैट बना, उस लिपिड जब एंट्री करेगा कहां, अब सिस्टर्नी में, सिस्टर्नी में एंट्री करेगा, तो उस सिस्टर्नी में एंट्री करने से पहले आपको कार्बोहाइड्रेट यहां पे एंट्री मार लेगा, कार्बोहाइड्रेट उससे जुड़ जाएगी, है ना, लिपिड से कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाएगी, और जब लिपिड में कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाती है तो बनती है ग्लाइकोलिपिड, बन गया ग्लाइकोलिपिड। तो जब सिस्टर्नी में लिपिड आ रहा था उसी में कार्बोहाइड्रेट ऐड हुआ, और जब लिपिड और कार्बोहाइड्रेट मिल जाते हैं और सिस्टर्नी से होते हुए, आप जानते हो कि वही होते हुए सिस्टर्नी से होते हुए सिक्रेटरी वेसाइकल्स, वेसाइकल्स में वो सारे ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन सब भर जाएंगे। अब एकदम तैयार, एकदम फिनिश्ड चीजें, सब्सटेंस उसके अंदर में है, जहां यूज करना था करो। एक्सोसाइटोसिस कर दो, सेल के बाहर निकाल दो, सेल के बाहर जहां जरूरी हो वहां यूज कर लेंगे, सेल के अंदर चाहिए सेल के अंदर यूज कर लो, सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो चुकी है वहां यूज कर लो, ठीक है। तो ये ग्लाइकोलिपिड बन गया। इस तरीके से कुछ मॉडिफिकेशन हो रही है, कुछ नया चीज जुड़ रहा है, कुछ कंसंट्रेट हो रही है, कुछ पैकिंग हो रही है सील्ड डेस्टिनेशन पैकेट्स के रूप में, वो सिक्रेटरी वेसाइकल जिसको बोल रहे हो, जिसके अंदर ये सारी चीजें भरी जाएंगी, है ना, जो मैंने बताया था। क्या सिस्टर्नी में क्या मुकुलन बडिंग होगा, और उसके अंदर क्या होगा, वही सिस्टर्नी में यही सारी चीज तो भरेंगे ना, ग्लाइकोलिपिड हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन हो गए, यही सिस्टर्नी जो है यहाँ पे भरते जाएंगे, याद है ना, यहाँ पे भरते जाएंगे, और यहाँ पे मुकुलन के माध्यम से टूट के बाहर निकल जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा, कंस्ट्रिक्शन के माध्यम से अलग हो जाएगा। इसमें भरा क्या है, वही तो भरा है ना, प्रोडक्ट्स भरा है, यही तो प्रोडक्ट्स भरे हुए हैं ना इसके अंदर में, और वही आपको यहाँ पे ये भरा पड़ा है सिक्रेटिव वेसाइकल के अंदर, वेसाइकल के अंदर। इसी को यूज करो आप, बाहर सेल के बाहर भेज दो जहां भेजना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको बताऊं क्या, अब आपको ध्यान रखना है, अब आगे क्या पढ़ना है आपको, आगे इसमें तीन मैंने बता दिया, चौथा फंक्शन जानना है। तो सल्फेशन प्रोसेस भी करता है, सल्फेशन प्रोसेस, चौथा क्या है, सल्फेशन। जैसे कि सल्फर आपके पास है, गंधक, सल्फर में एटीपी ऐड कर दो, एटीपी, तो अब जो सल्फर होगा वो एक्टिव सल्फर हो जाएगा, एक्टिव सल्फर, सक्रिय हो जाएगा सल्फर, है ना, सल्फर अब क्या हो जाएगा, सल्फर सक्रिय हो जाएगा। तो सल्फेशन प्रोसेस बोलते हैं, सल्फेशन ये भी करता है, ठीक है। तो सल्फर इनर्जाइज हो जाता है, सल्फर जो है इनर्जाइज हो जाता है एटीपी के माध्यम से, एटीपी जुड़ने से, ठीक है। तो एटीपी जब सल्फर के साथ रिएक्ट करती है तो इनर्जाइज हो जाते हैं सल्फर, ये भी गोल्जी बॉडी के द्वारा ही होता है, ठीक है। और उसके बाद आप जानते हो कि रिपेयरिंग करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये भी लिख सकते हो, रिपेयरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख लो, है ना। पांचवा पॉइंट मिटा लू क्या, रिपेयरिंग भी करता है ना। अब भैया वही सिक्रेटरी वेसाइकल, इसी के अंदर तो सारा भरा पड़ा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने के लिए क्या चाहिए, कोशिका झिल्ली में लिपिड चाहिए, प्रोटीन चाहिए, सब तो इसके अंदर है, दो सब तो बना लिया, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन। तो सल्फेशन प्रोसेस भी करता है, इनर्जाइज करता है सल्फर को, गंधक को, है ना, एटीपी से ऐड होके, ठीक है। रिपेयरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, पांचवा पॉइंट शायद है, पांचवा, रिपेयरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रिपेयरिंग ऑफ प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रिपेयरिंग करता है। रिपेयरिंग, है ना, रिपेयरिंग कैसे होगी भैया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अब मान लो यहाँ पे टूट गई, टूट फूट चलते रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, टूट होते रहता है, टूटते फूटते रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना, कोशिका झिल्ली टूटती फूटती रहती है, टूट गई। अब यहाँ पे हमारे पास वेसाइकल है, वही वेसाइकल, याद करो वेसाइकल है, उसके अंदर में भरा पड़ा है सारा चीज, बस वो आएगा यहाँ पे फ्यूज हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा तो ये बन जाएगी, हमारा रिपेयर हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिपेयर हो गई, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सारा प्रोडक्ट भरा पड़ा है जो चाहिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने के लिए, ग्लाइकोलिपिड है, ग्लाइकोप्रोटीन है, सब भरा पड़ा है। और इसमें क्या होता है,
लिपिड बाइलेयर ही तो होता है ना इसके अंदर में, तो लिपिड तो है ना इसके अंदर में, यहाँ पे फ्यूज हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो ये रिपेयरिंग भी करता है। और क्या कर सकता है रिपेयरिंग के अलावा? और रिपेयरिंग के अलावा क्या कर सकता है? रिपेयरिंग के अलावा और क्या कर सकता है? लाइसोसोम भी बनाता है। मैंने आपको बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है गोल्जी बॉडी बनाती है, गोल्जी बॉडी जो होता है लाइसोसोम बनाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड में अगर मैं बता दूं आपसे थोड़ा सा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी बनाती है, लेकिन गोल्जी बॉडी से भी कभी कभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन सकते हैं। इसको गर्ल सिस्टम बोलते हैं, गर्ल सिस्टम, GERL, गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम, गर्ल सिस्टम के नाम से जानते हैं। गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम ये है। तो क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी बन रही है, गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम बन रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को भी बना लेते हैं, है ना। गोल्जी बॉडी से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन सकता है, लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी, गोल्जी से लाइसोसोम, इतना तो ध्यान रखना है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी बन रही है, गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम बन रहा है। लाइसोसोम नेक्स्ट क्लास में पढ़नी है अपने को। ठीक है, सुसाइडल बैग, हत्या की थैली जिसको बोलते हैं, 5वां नंबर हो गया। अब आपको पढ़ना है कि फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। ठीक है, ये तो समझ गए होंगे, मैंने बता ही दिया आपको, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। ठीक है, 7वां पॉइंट फॉर्मेशन ऑफ मेलानिन पिगमेंट, है ना। मेलानिन पिगमेंट होता है ना, मेलानिन पिगमेंट, मेलानिन पिगमेंट अगर ये वर्क ना करे गोल्जी बॉडी सही से तो मेलानिन पिगमेंट नहीं बन पाएगी शरीर में। आप जानते हो फिर क्या होता है शरीर में, क्या बीमारी होती है? नहीं पता है तो मैं बता दूंगा, वो सफेद पूरी हो जाती है शरीर, आपने देखा होगा, तो उसका क्या नाम है? अगर आप जानते होगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो मैं पढ़ाऊंगा आपको। फॉर्मेशन ऑफ मेलानिन पिगमेंट, ये मेलानिन पिगमेंट में रोल निभाता है बनाने में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फॉर्मेशन ऑफ एग योक, एक योग भी बनाता है ये, एक योग, एग की योग भी बनाता है। ठीक है, 9वां नंबर फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, एक्रोसोम भी बनाता है। एक्रोसोम क्या है इसको ध्यान सुन लो, जब मैं रिप्रोडक्शन पर आऊंगा तो थोड़ा सा मैं आपको वहां पे बताऊंगा स्पर्म वगैरह, बट अभी थोड़ा सा सुन लो। देख ये स्पर्म है, ये आपका स्पर्म का हेड है, ये टेल है। ठीक है, स्पर्म शुक्राणु, ये है स्पर्म के हेड पे, वहां टिप पे एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम। ये कौन बनाता है? गोल्जी बॉडी बनाती है, सारा गोल्जी बॉडी का फंक्शन है, गोल्जी बॉडी बनाती है एक्रोसोम। इसके अंदर में रहता है इंजाइम्स भरे रहते हैं, इंजाइम्स। ये इंजाइम क्या करेगा? जो हमारे पास एग है, ओवा होती है ना, ओवा फीमेल की एग जो होती है, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना, मेम्ब्रेन, उसकी मेम्ब्रेन को इसके अंदर की इंजाइम इसको रप्चर करती है। जब तक रप्चर नहीं होगा ये कैसे स्पर्म इसके अंदर एंट्री करेगा? फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, निषेचन कैसे होगी? जब करना है तो इसकी मेम्ब्रेन, एग की मेम्ब्रेन को रप्चर करना पड़ेगा, और उसको रप्चर करने के लिए एंजाइम चाहिए। वो एंजाइम एक्रोसोम के अंदर भरा पड़ा है, एक्रोसोम के अंदर। इसीलिए एक्रोसोम कहीं ना कहीं बहुत सिमिलर है किससे? लाइसोसोम से, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर भी एंजाइम होती है और एक्रोसोम के अंदर भी वही एंजाइम है। तो एक्रोसोम लाइसोसोम भाई भाई बहुत मिले जुले स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक्रोसोम बनाया किसने? गोल्जी बॉडी ने बनाया, गोल्जी बॉडी से ही एक्रोसोम बनती है। ठीक है, और ये एक्रोसोम इस मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कर देगा, एग के मेम्ब्रेन को। जब डाइजेस्ट हो जाएगी तो हमारी स्पर्म इसके अंदर में एंट्री मार लेगी और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा, जो कि फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, बताऊंगा रिप्रोडक्शन में। ये हो गया 9 पॉइंट। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद बताऊं फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम हो गया, उसके बाद बताऊं न्यूरोसिक्रीशन भी करता है ये कहीं ना कहीं। 10वां नंबर न्यूरोसिक्रीशन, न्यूरोसिक्रीशन भी करता है। न्यूरोसिक्रीशन का मतलब क्या? मैंने बताया था आपको कि सिक्रीशन का काम इसका है, गोल्जी बॉडी सिक्रीशन करती है। न्यूरोसिक्रीशन मतलब कि नर्व सेल होते हैं ना, नर्व सेल, तो नर्व सेल जब साइनेप्स बनाते हैं, साइनेप्स बनाते हैं, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, सिक्रीशन करते हैं, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन हो गया। जब नर्व सेल साइनेप्स नहीं बनाते हैं तो वो न्यूरो हार्मोन रिलीज करते हैं। न्यूरो हार्मोन मतलब ऑक्सीटोसिन हो गया, न्यूरो हार्मोन मतलब कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच, वैसोप्रेसिन के नाम से जानते हैं, ये सारे न्यूरो हार्मोन है। तो न्यूरो सिक्रीशन भी कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बताऊं सेल वॉल की फॉर्मेशन भी करता है कहीं ना कहीं। 11 नंबर पॉइंट लिख लो, सेल वॉल की फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन। अब मैं बार बार चिल्ला रहा हूं कि वो वेसाइकल जो बन चुकी है, स्मॉल पैकेट, उसके अंदर में सारी चीजें हैं, उसको भेज दो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन को बनाने, सेल के आउटसाइड भेज दो, सेल के अंदर यूज कर लो, जो भी बनाना है। वेसाइकल के अंदर सब कुछ भरी पड़ी है, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, सब कुछ है उसके अंदर में। तो सेल वॉल अगर प्लांट सेल में है तो क्या सेल वॉल नहीं बना सकता है? ये बना सकता है। देखो कैसे, देखो कैसे। जैसे ये सेल है, प्लांट सेल, ये प्लांट सेल है। ठीक है, प्लांट सेल में आपको पता है सेल डिवीजन जब होगा, सेल डिवीजन में क्या होते हैं? बहुत सारे फेज होते हैं।
सेल डिवीजन में पढ़ाऊंगा आपको। प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, टेलोफेज होता है, टीलोफेज, ठीक है। तो उसमें क्या होता है लास्ट में टीलोफेज में आप देखोगे कि जब एक फेज के दौरान सेल, प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड कर जाते हैं। न्यूक्लियस डिवाइड करके, क्योंकि सेल डिवीजन हो रही है, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। न्यूक्लियस डिवाइड जब करते हैं उस दौरान क्या होता है कि जो हमारे पास वेसाइकल है ना, वेसाइकल, सिक्रेटरी वेसाइकल, वो वेसाइकल जो ये वाली थी जिसके अंदर में भरी पड़ी है, क्या भरी पड़ी है, सारे सब्सटेंसेस भरे पड़े हैं ना, फिनिश्ड प्रोडक्ट भरे पड़े हैं, मॉडिफाइड होकर सारी चीजें भरी पड़ी हैं। ये वेसाइकल जो यहां पे प्लांट सेल में यूज होगी, इसी को हम लोग फ्रैग्मोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं, फ्रैग्मोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। बट यहां पे आप ध्यान रखना कि फ्रैग्मोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, ये वेसाइकल यहां पे कहीं ना कहीं यहां पे डिपोजिट होने लगती है। इसके अंदर की जो भी पदार्थ है ना वो सारा डिपोजिट होने लगेगा, डिपोजिट यहां पे बीच में, ठीक है, ये डिपोजिट होने लगेगा। अब इसके अंदर क्या है, इस वेसाइकल के अंदर क्या होना चाहिए जो सेल वॉल बना दे? अरे सेल वॉल बनाने के लिए सेलुलोज चाहिए, हेमी सेलुलोज चाहिए, पैक्टिन चाहिए, लिग्निन चाहिए, वो सारा इसके अंदर होगा और वो यहाँ पे डिपोजिट होने लगेगा। तो सिक्रेटरी वेसाइकल में देख रहे हो ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड ही नहीं है कि वो सेल मेम्ब्रेन को बना दे सिर्फ, उसके अंदर वो भी है जो सेल वॉल को भी बना सकता है, लिग्निन, पैक्टिन, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, वो सारा यहाँ पे डिपोजिट होने लगते हैं। अब क्या होगा डिपोजिट होने के बाद बस देख लो सेल वॉल बन जाएगी, डिवीजन हो जाएगा सेल, ठीक है, ये सेल वॉल बन गई, सेल वॉल बन गई डिवीजन होने के बाद। तो कैसे? यही सिक्रेटरी वेसाइकल जो कि फ्रैग्मोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे सेल वॉल की फॉर्मेशन कराता है, यहाँ पे डिपोजिट होने लगते हैं लिग्निन, पैक्टिन वगैरह, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज वगैरह, ठीक है, वही सेल वॉल के मेन घटक है, आप जानते हो कंपोनेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं, कहां आगे चलते हैं, इसमें थोड़ा सा और मेन पॉइंट बच गया है, बाकी आप सब कुछ समझ चुके हो, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं भी नहीं, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन आपने देखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन कर रहा है, रिपेयरिंग कर रहा है, ठीक है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस करेगा तो क्या होगा, वेसाइकल के सारे सब्सटेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाएंगे और बाहर जो सेल के बाहर जरूरत होगी वहां पे यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो जनरल सिक्रीशन ऑफ मेटाबोलाइट्स का भी सिक्रीशन करता है, जनरल सिक्रीशन ऑफ मेटाबोलाइट्स का भी सिक्रीशन करता है, ठीक है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये ध्यान रखना कि सिक्रेटरी सेल जो होती है उसके गोल्जी कॉम्प्लेक्स ज्यादा डेवलप होते हैं, और न्यूरॉन सेल में मैंने आपको बताया, नर्व सेल में कैसे न्यूरोट्रांसमीटर और न्यूरो हार्मोन रिलीज होते हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की मॉडिफिकेशन मैंने कराई, ग्लाइकोप्रोटीन बनाया, ग्लाइकोप्रोटीन मैंने बनाया था। तो मॉडिफिकेशन जो प्रोटीन होती है वो ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं, उस प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोसाइलेशन। उसमें क्या होता है, जो मैंने ग्लाइकोप्रोटीन बनाया था ना उसी की बात कर रहा हूं। तो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, कुछ एंजाइम होते हैं, मैंने एंजाइम नहीं डाला, बट सुन लो एक एग्जांपल जो मैंने समझाया था ग्लाइकोप्रोटीन कैसे बन रहा है, उसमें एंजाइम क्या है, बिना एंजाइम का कैसे होगा। तो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज, ये एक एंजाइम है ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज, द ओलिगोसैकेराइड्स बाइंड विद प्रोटीन। मैंने बताया था कौन कौन से पॉलीसैकेराइड कौन कौन से हैं, फिकोशर्करा वगैरह मैंने बताया था, सियालिक एसिड मैंने बताया था, वो बाइंड करते हैं प्रोटीन से, जो मैंने दिखाया था आपको, प्रोटीन से बाइंड करेंगे। और वो कैसे बाइंड करेंगे, ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज। दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोसाइलेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन, जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन बनती है, जो मैंने दिखाया था एग्जांपल से, ठीक है। लेकिन एंजाइम की सहायता तो होगी, ठीक है। व्हेन ओलिगोसैकेराइड, वही ओलिगोसैकेराइड बाइंड विथ लिपिड, तो ग्लाइकोलिपिड बनाई थी मैंने, तो व्हेन ओलिगोसैकेराइड बाइंड विथ लिपिड, मैंने ओलिगोसैकेराइड समझा दिया है, याद रखना, व्हेन ओलिगोसैकेराइड बाइंड विथ लिपिड द ग्लाइकोलिपिड इज फॉर्म्ड, बताया मैंने ग्लाइकोलिपिड फॉर्म होती है, एंड द प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोसाइडेशन। तो यहां पे प्रोसेस ग्लाइकोलिपिड की प्रोसेस होती है बनने की, ग्लाइकोसाइडेशन, और जो ग्लाइकोप्रोटीन जो बनती है उस प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है। याद नहीं भी होगा, एक फिनिशिंग देने के लिए, एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने बताया ओ ऐसा होता है, ठीक है। सेल वॉल फॉर्मेशन हो रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बन रही है, एक्रोसोम का फॉर्मेशन हो रहा है, मैंने दिखा दिया, एक्रोसोम टिप, यहाँ टिप पे है ना एक्रोसोम, ठीक है ना, ह्यूमन स्पर्म के टिप पे यहाँ पे है, ठीक है, जो कि गोल्जी बॉडी से ही बनता है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद गोल्जी बॉडी इन्वॉल्व होती है लाइसोसोम बनाने में, मैंने ये समझा दिया। उसके बाद सल्फर मेटाबॉलिज्म आपने देखा कि एटीपी सल्फर से जुड़ रही है और सल्फर को एनर्जाइज कर रही है, तो कहीं ना कहीं सल्फर मेटाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व है, सल्फर की मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। एक योक बना रही है, ये भी आपने देखा। फॉर्मेशन ऑफ मेलानिन पिगमेंट बना रही है, ये भी आपने देखा कि मेलानिन पिगमेंट कैसे बना रही है। गोल्जी बॉडी कहीं ना कहीं विटामिन सी भी एब्जॉर्ब करती है, स्टोर करती है, विटामिन सी को कहीं ना कहीं गोल्जी बॉडी स्टोर करती है, आप ध्यान रखना, गोल्जी बॉडी स्टोर्स विटामिन सी, ये आप ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये होगी आपकी कहानी ओवर, समझ गए ना गोल्जी बॉडी क्या कर रहा है, सारा जो बन रहा है
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मॉडिफाई, कंसंट्रेट, पैक कर रहा है सील्ड डेस्टिनेशन में, वेसाइकल के फॉर्म में, वो वेसाइकल के अंदर सारा चीज भरा पड़ा है, वो वेसाइकल जहाँ यूज करना है कर लो, सेल वाल बना लो, सेल मेम्ब्रेन बना लो, सेल के अंदर डाल लो कहीं जरूरत है, सेल वाल सेल मेम्ब्रेन से बाहर भेज दो, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस से सेल इसकी सारी जो अंदर की सब्सटेंस है उसको बाहर भेज दो, वहां यूज होना होगा हो जाएगा, ग्लाइकोलिपिड की जरूरत है, ग्लाइकोप्रोटीन की जरूरत है, यूज कर लो, ठीक है। यहाँ पे लिग्निन, पेक्टिन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज वगैरह यूज हो गई, आपने देखा ना कैसे लिग्निन पेक्टिन तो यूज होता है ना क्या किसमें, सेल वाल के फॉर्मेशन में वही तो चाहिए होती है ना, तो वो यहाँ पे यूज हो जा रही है। तो ये आपको ध्यान रखना था जो कि मैंने आपको बता दिया। अब इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहाँ कहाँ एब्सेंट होते हैं, मैंने आपको बताया प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। आरबीसी में एब्सेंट होगा, मैच्योर आरबीसी में एब्सेंट होगा। स्पर्म ऑफ ब्रायोफाइटा, ये भी ध्यान रख लो, ब्रायोफाइटा होता है ना, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, स्पर्म, उसकी स्पर्म में, स्पर्म ऑफ ब्रायोफाइटा में ये एब्सेंट होते हैं। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा होते हैं, ब्रायोफाइटा होते हैं, इन दोनों में एब्सेंट होते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स इन दोनों में नहीं होते। कभी भी सिंपल क्वेश्चन बन सकता है, ब्रायोफाइटा में है नहीं है, टेरिडोफाइटा में है नहीं है, ये मैं प्लांट किंगडम में पढ़ाऊंगा आपको। तो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा के स्पर्म में नहीं है, ठीक है। और उसके बाद मैमेलियन आरबीसी, मैमल स्तनधारी के आरबीसी में नहीं है, आपने देखा, ठीक है। और मैच्योर सीव ट्यूब सेल, ये सीव ट्यूब सेल होता है प्लांट के अंदर, मैच्योर सीव ट्यूब सेल, मैच्योर, ये पूरा मैंने बता दिया, सीव ट्यूब सेल इसमें भी नहीं होता है, ठीक है ना। ये प्लांट में होती है, मैं कभी बता दूंगा हल्का फुल्का, बट इतना ध्यान याद रख सकते हो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान, यहाँ नहीं होती है, मैंने शुरुआत में आपको बताया था, दो चीजें मैंने और ऐड कर दी, ब्रायोफाइटा में नहीं है, टेरिडोफाइटा में नहीं है उनके स्पर्म में, और मैच्योर सीव ट्यूब सेल में नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ये सारी जगहों पे नहीं होता है। और कहीं ना कहीं साइज एंड शेप की बात करोगे, साइज की बात करोगे, नंबर ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी कितनी होगी किसी कोशिकाओं में, ये उस बात पे डिपेंड करता है कि उस कोशिका की मेटाबॉलिक स्टेट कैसी है, उस कोशिका की कितनी रिएक्शंस फास्ट हो रही है, उस कोशिका में कितने रिएक्शंस हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म कैसा चल रहा है, मेटाबॉलिक स्टेट कैसा है उस कोशिका के अंदर, इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके कोशिका के अंदर कितनी होगी गोल्गी बॉडी, या उस कोशिका के अंदर शेप कैसी होगी गोल्गी बॉडी की। मैंने शेप दिखाया ना, डिस्क शेप की सिस्टर नहीं थी, तो वो इस कारण कहीं ना कहीं ये प्लियोमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल की भी बोल दिए जाते हैं, ये भी ऐड कर सकते हो कि गोल्गी बॉडी को कहीं ना कहीं प्लियोमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल भी बोलते हैं। कहीं ना कहीं अपना रूप बदलते रहता है, अपना रूप वगैरह बदलते रहता है, डिपेंड करता है सेल पे, मेटाबॉलिक स्टेट जैसी है उस हिसाब से रूप रखेगा, अपना शेप रखेगा। मेटाबॉलिक स्टेट अगर कैसी है उस सेल की, उस हिसाब से अपना शेप रखेगा। तो हर सेल की मेटाबॉलिक स्टेट अलग अलग होती है। जो सिक्रेटरी सेल होती है, न्यूरॉन सेल है, नर्व सेल है, उसकी मेटाबॉलिक स्टेट अधिक है, उसमें सीक्रेशन ज्यादा हो रहा है, मतलब मेटाबॉलिक स्टेट इन द सेंस कि सीक्रेशन उसमें ज्यादा हो रहा है, सीक्रेशन ज्यादा होगा तो वेल डेवलप्ड गोल्गी बॉडी उसके अंदर होगी, नर्व सेल के अंदर। तो इसीलिए ये अपना शेप भी बदलते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ द सेल, ठीक है, अपने शेप बदलते हैं, इसलिए उसको प्लियोमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल भी कभी कभी बोल दिया जाता है। प्लियोमॉर्फिक, रूप बदलने वाला, प्लियो मतलब रूप बदलने वाला, प्लियोमॉर्फिक, मॉर्फ मतलब क्या होता है फॉर्म, तो रूप बदलने वाला, फॉर्म बदलने वाला, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको इतना ही बता सकता हूं कि मसल कोशिका की बात कर लो, जैसे मसल कोशिका, मसल होते हैं तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होती है मसल सेल में बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी। गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज स्मॉल इन मसल सेल, मसल कोशिका में गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होती है बहुत ही छोटी होती है, याद रखना है। और मैक्सिमम गोल्गी कॉम्प्लेक्स देखोगे, अगर मुझसे पूछोगे कि मैक्सिमम गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहां होता है, तो राइजोइडल सेल ऑफ कारा अलगी, एक कारा अलगी होती है उसके राइजोइडल सेल में, उसके राइजोइडल सेल में ज्यादा होती है गोल्गी बॉडी, मैक्सिमम गोल्गी बॉडी राइजोइडल सेल्स ऑफ कारा अलगी, एक अलगी सहवाल है उसके राइजोइडल सेल में सबसे ज्यादा होती है गोल्गी बॉडी, ठीक है। तो ये ज्यादा हो गया और आपको वितरण मैंने बता दिया, पहले ही बताया था, अभी भी समझा दिया। फंक्शन देखनी है आपने, ये है गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम गोल्गी बॉडी बनाती है। अब अगला पार्ट होगा लाइसोसोम पढ़ना हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और ये सारी चीजें समझ में आई होगी। एक बार में समझ में ना आए रिवाइज करो, एक बार देखो, दो बार देखो, फास्ट स्पीड से करके देखो, आपको 1.25 पे जाकर देख सकते हो यूट्यूब पे, 1.5 पे देख सकते हो, वैसे भी मैं फास्ट पढ़ाता हूँ, है ना। सुनना पड़ेगा आपको, सुनोगे सारा काम आ जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई, कॉन्सेप्ट समझ में आई, एक बार दो बार देखना, पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। साइंस टेक्नोलॉजी वेट करो, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करना है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। उसके बाद हम लोग विंड एनर्जी पढ़ेंगे, जियोथर्मल पढ़ेंगे, वेव पढ़ेंगे, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पढ़ेंगे, ओटेक, और उसके बाद हम लोग सोलर पढ़ेंगे, सोलर हीटर, सोलर कुकर, सोलर पॉन्ड, सोलर थर्मल, सोलर पीवी, सोलर रेफ्रिजरेशन, सोलर ड्रायर, सोलर कुकर, सोलर हीटर, ये सारी चीजें अपने नाम सुना होगा ना, ये सारी चीजें पढ़ना है आप लोग, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी सी पॉलिसी वगैरह, और उसके बाद एंट्री मारनी है अपने को, कहां कहां
वैसे फ्यूल सेल पढ़ना है, फ्यूल सेल, माइक्रोबियल फ्यूल सेल, नॉर्मल हाइड्रोजन फ्यूल सेल, दो ही फ्यूल सेल पढ़ाऊंगा। और भी फ्यूल सेल होते हैं लेकिन दो फ्यूल सेल आपसे पूछा गया, ये पढ़ाऊंगा। बायोमास गैसिफिकेशन पढ़ाऊंगा, पायरोलिसिस वगैरह होती है उसके अंदर में, है ना, वो पूछा गया, नॉर्मल क्वेश्चन है, मतलब है ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं है, वो तो कुछ नहीं है। हमारे इंजीनियरिंग में जब मैं एसी पढ़ाता हूं वहां पे तो कुछ नहीं, वहां पे तो पायरोलिसिस कुछ नहीं, वहां तो पूरा स्टेप है, ठीक है ना। और डिटेलिंग में एमटेक में चले जाओ तो वहां और डिटेलिंग में है कि बायोमास कैसे कर सकते हो, वेस्ट हीट रिकवरी कैसे कर सकते हैं, टोटल कोर्स हो सकती है। वेस्ट हीट रिकवरी आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा, टोटल कोर्स हो सकती है इस पे 50-60 घंटे की वेस्ट हीट रिकवरी, बहुत फेमस टॉपिक है आज के समय में, ठीक है। तो मैं बताऊंगा आपको, लगे रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।